हाय एवरीवन, वेलकम टू आरकेएम स्टडी सेंटर। तो देखिए, ये आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का स्पेशल क्लास रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पे आपको पिछले 4 सालों में टीचिंग एप्टीट्यूड से जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन सभी सवाल को एक वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। सभी को अच्छे से बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और इससे क्या होगा कि आपको सुविधा मिल जाएगी, एक ही क्लास में आपको पिछले 4 सालों के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली यहाँ पे किया गया है कि जितने भी आपके अलग अलग क्लास थे, ठीक है, उन सभी को कंपाइल कर दिया गया है, ठीक है। एक क्लास में आपको सभी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2024 के सवाल को देखेंगे, फिर 23 में जो सवाल पूछा गया है, फिर 22 वाले सवाल को, और फाइनली जो देखने वाले हैं वो है आपका 2019 के सवाल को। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन सभी सवालों को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपका 2024 में टीचिंग एप्टीट्यूड से किस टाइप का सवाल पूछा गया था। तो ये रहा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का पहला सवाल। सवाल पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा भावनात्मक परिपक्वता का संकेत है, ठीक है। हिंदी में जो शब्द दिए रखे होते हैं हो सकता है वो आपको समझ में ना आए, लेकिन आप जो है वो इंग्लिश के वर्ड को अच्छे से समझ सकते हैं। मैच्योरिटी, इस वर्ड को आपने पहले भी सुना होगा एंड डे टू डे लाइफ में आपने इस चीज़ का यूज भी अक्सर करते होंगे, ठीक है। तो उसी से आपको इस सवाल का जवाब जो है वो मिल जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में हमेशा पॉजिटिव सोचना है, हमेशा जो है पॉजिटिव सोचना है। जहाँ कहीं भी आपको लगेगा कि यह एक नेगेटिव वर्ड है तो आप उसको जो है उस ऑप्शन को काट दीजिएगा, ठीक है। तो कठिन परिस्थितियों में आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करना, व्यक्तिगत गलतियों के लिए दूसरों को दोष देना, किसी के कार्यों के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करना, चुनौतियों और जोखिमों से बचना। तो अब आप खुद पता लगाइए कि चारों ऑप्शन में से कौन सा मैच्योरिटी को दिखा रहा है। आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया, तो ये आपका मैच्योरिटी को दिखा नहीं रहा है, ठीक है। दूसरा है अब व्यक्तिगत गलतियों के लिए दूसरों को दोष करना। अगर आप खुद गलती कीजिएगा और दूसरों को दोष दीजिएगा तो ये भी आपका मैच्योरिटी को दिखा नहीं रहा है। चुनौतियों और जोखिमों से बचना, ठीक है। देखिए, चुनौतियों से हमें बचना नहीं चाहिए, हमें चुनौतियों को फेस करना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, किसी के कार्यों के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये आपका एक मैच्योरिटी है। अगला सवाल है आपका, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पैथी इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। देखिए, इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से प्रत्येक साल 2 से 3 सवाल पूछा जाता है, ठीक है। एंड जब क्लास होगा तो मैं इस टॉपिक को जो है वो अच्छे से आपको करवाऊंगा, ठीक है। देखिए, पारस्परिक संबंधों में तदनुभूति का क्या महत्व है। एम्पैथी का मतलब होता है, आप जैसे सिंपैथी का मतलब बोलते हैं सहानुभूति या फिर हमदर्दी, तो उसी शब्द से आपको यहाँ पे इसका जवाब जो है वो मिल जाएगा। आप बस ध्यान रखिएगा कि सहानुभूति या फिर हमदर्दी जो है वो कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। यह प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाता है, ये आपका एक नेगेटिव सेंस हो गया। कहीं भी देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड में कहीं भी आपको कंपटीशन दिखाई देगा वो आपको क्रॉस कर देना है, ठीक है। अलगाव दिखाई देगा, सेपरेशन या फिर आइसोलेशन, ये भी आपको गलत कर देना है क्योंकि ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। एग्रेशन देखने को मिलेगा, ये भी आपको गलत कर देना है, ये सब नेगेटिव वर्ड है। तो आपका जो यहाँ पे यह दूसरे को समझने और उनसे जुड़ने में मदद करता है, ठीक है। पारस्परिक संबंध क्या है? यह दूसरे को समझने और उनसे जुड़ने में मदद करता है। वहीं अगर आपका इंटरपर्सनल ना हो के यहाँ पे इंट्रापर्सनल दे रखा होता तो इंट्रापर्सनल क्या होता है? स्वयं खुद से बातें करना, खुद के बारे में सोचना, यानी कि जो भी चीज़ें हो रही है वो खुद के अंदर हो रही है, ठीक है। जैसे आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपका इंट्रापर्सनल में आता है। और इंटरपर्सनल में हम लोग जो है वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कॉन्टैक्ट या फिर उससे जो है वो कनेक्ट होता है, ठीक है। आगे है आपका 63 में, सोशल एडजस्टमेंट रिफर्स टू एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू, यानी कि सामाजिक समायोजन से तात्पर्य किसी व्यक्ति की क्षमता से है। तो शैक्षणिक विषयों में उत्कृष्टता की विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप ढलने की, देखिए समायोजन, एडजस्टमेंट, इसका मतलब आपको पता होगा कि एडजस्ट करना। आप लोग भी कहीं अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हो तो कैसे आप एडजस्ट करते हो, ठीक है। समाज में आप कैसे एडजस्ट करते हैं, तो अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है।
तो शैक्षणिक विषयों में उत्कृष्टता की, तो ये इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। दूसरों के साथ बातचीत करने से बचने की, तो ये भी आपका समायोजन से कोई मतलब नहीं है। सख्त नियमों और विनियमों का पालन करने का, तो ये आपका एक तरह से नेगेटिव वर्ड है एंड ये तो आपका होगा ही नहीं। ये आपका एडजस्टमेंट का यहाँ पे कोई भी मैटर नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप ढलने की, एडजस्टमेंट में क्या होता है, हम लोग ढलते हैं, ठीक है, समाज के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढलते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। आगे है आपका, तनाव से निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वस्थ मुकाबला तंत्र नहीं है, पूछा है, नहीं है। तो व्यायाम करने से आप तनाव से निपट सकते हैं, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा गया है। दोस्तों के साथ मेलजोल कीजिएगा, अच्छा से मतलब बात वगैरह कीजिएगा, या फिर अपना जो पर्सनल प्रॉब्लम है वो सबको अगर शेयर कीजिएगा तो उसके थ्रू भी आपको तनाव हो सकता है कम हो जाए, तो ये भी आपका ठीक चलेगा। मादक द्रव्यों का सेवन, देखिए मादक द्रव्यों यानी कि नशीले पदार्थ का सेवन, तो इससे आपका तनाव घटेगा नहीं, इससे बढ़ेगा, ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है, नहीं पूछा गया है तो यही आपका सही हो जाएगा। सावधानी और विश्राम तकनीकों का अभ्यास करना, तो ये सब तो तनाव को घटाएगा, तो यहाँ पे गलत क्या होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 65 देखते हैं। स्कूलों में धमकाने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं जिनमें शामिल है शैक्षणिक प्रदर्शन में वृद्धि। देखिए एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, एक टीचर होने के नाते आप बच्चों को कभी भी धमकाने वाला काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्कूलों में धमकाने के, अगर आप बच्चों को धमकाते हैं तो उसका क्या गंभीर परिणाम देखने को आपको मिलेगा। तो क्या अगर आप बच्चों को धमकाइएगा तो उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस वहाँ पे बढ़ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो होगा ही नहीं। पीड़ित के आत्मसम्मान में सुधार, ये भी नहीं होगा, ये भी आपका नेगेटिव वर्ड चल जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी को धमकाइएगा तो उसका इसमें आत्मसम्मान में सुधार कहाँ हो रहा है, वो तो कहीं ना कहीं उसमें और भी गिरावट हो रहा है, सेल्फ स्टीम यहाँ पे और भी लॉस हो रहा है, ठीक है। पीड़ित पर दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव, जी बिल्कुल, अगर बच्चों को आप धमकाते हैं, डराते हैं, तो वहाँ पे उसको देखा जाएगा कि लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स देखने को मिलेगा, ठीक है। उन्नत सामाजिक कौशल, तो ये भी आपका नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो अभी तक 5 सवाल हमने किया, ठीक है। 5 सवाल में आपको आइडिया लग गया होगा कि कितना आसान टाइप का जो है वो सवाल पूछा जा रहा है। थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाइएगा तो आपको उसका जवाब जो है वो देखने को मिल जाएगा, आपके सामने जवाब जो है वो दिख जाएगा। अवलोकन सीखने में होते हैं, तो अवलोकन किसी चीज़ को अगर हम लोग देख के, ठीक है, अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा देख के, महसूस करके, ठीक है, अगर सीखते हैं, ज़्यादातर जो वो अवलोकन देखने वाले शब्द से लगाया जाता है, ठीक है। ऑब्जर्व करना, किसी चीज़ को देख के अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा, या तो उसको सूंघ के, देख के, ठीक है, टच करके पता लगा सकते हैं, तो वो अवलोकन के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि अवलोकन सीखने में होते हैं ध्यान और अवधारणा, ध्यान और सुदृढ़ीकरण, उत्पादन प्रक्रिया और प्रेरणा, सुदृढ़ीकरण और प्रेरणा। तो यहाँ पे केवल 1 और 3, केवल 2 और 4, केवल 3 और 4, केवल 1 और 2, तो 4 ऑप्शन दे रखा है, तो कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 1 और 3, यानी कि ध्यान और अवधारणा, उत्पादन प्रक्रिया और प्रेरणा, ये आपका दोनों जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे है, निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए हम किस मानसिक गतिविधि के माध्यम से उपलब्ध जानकारी को रूपांतरित करते हैं, ठीक है। निष्कर्ष तक हम लोगों को पहुंचना है, ठीक है, निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन तक पहुंचना है, तो किस मानसिक गतिविधि, कौन सा मेंटल जो यहाँ पे कह सकते हैं कि एक्टिविटी है के माध्यम से जो है वो उपलब्ध जानकारी तक हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको उपलब्ध जानकारी को रूपांतरित कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो मोटिवेटिंग के द्वारा, मोटिवेटिंग यानी कि मोटिवेशन से कर सकते हैं, थिंकिंग से कर सकते हैं, रीजनिंग से कर सकते हैं, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम लोग ना रीजनिंग से यानी कि तर्क के माध्यम से जो है किसी के भी निष्कर्ष तक पहुँचा जा सकता है, ठीक है। अगर आपके पास लॉजिक है तो लॉजिक के थ्रू जो है आप उसके कंक्लूजन तक पहुँच सकते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। युवा किशोर अपने डैश को अभिव्यक्त करने के लिए विद्रोह करते हैं। यंग एडोलेसेंस रिबेल टू एक्सप्रेस देयर एक्सटर्नल डिसिप्लिन इम्पोज्ड क्रिएटिविटी, डिजायर फॉर फ्रीडम, पर्सनल इनएडुकेसी, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जब आप किशोर होंगे या फिर युवा अवस्था में होते होंगे तो आपको ऐसा लगता होगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो सही है, ठीक है।
आपको उस टाइम क्या चाहिए, डिजायर फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता की इच्छा आप में होनी चाहिए, यानी आप चाहेंगे कि आपको जो कोई रोकने टोकने वाला ना हो, आप स्वतंत्र रहें। तो यहाँ पे स्वतंत्रता की जो इच्छा है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 68 का। आगे है भाषा कौशल सिखाया जाना चाहिए नकल के माध्यम से जहाँ कहीं भी आपको दिखेगा क्रॉस कर देना है। एक जो है देखिए रोट, किसी चीज़ को रटना, याद करना, नकल करना, ये सब नेगेटिव वर्ड है, जहाँ कहीं भी दिखेगा आपको काट देना है। एकांत में भाषा कौशल सिखाया जाना चाहिए, एकांत में ये भी गलत है। स्पष्ट व्याख्याओं के माध्यम से एक एकीकृत तरीके से, तो यहाँ पे डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। लैंग्वेज स्किल को तभी सिखाया जा सकता है जब वो एक इंटीग्रेटेड मैनर में सिखाया जाए, ठीक है, यानी कि एकीकृत तरीके से सिखाया जाए। नेक्स्ट सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है ये पूछा गया है। एक अनुभवहीन शिक्षक भी प्रश्नों को आसानी से तैयार कर सकता है। अच्छा, एक टीचर के बारे में बात किया गया है जो इनएक्सपीरियंस है, जिसके पास अनुभव नहीं है, तो क्या वो प्रश्नों को तैयार कर सकता है? आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइएगा तो आपको पता चल जाएगा, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नहीं पूछा गया है तो ये आपका इसके अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। कंप्यूटर द्वारा त्रुटि रहित एवं त्वरित मूल्यांकन संभव है, तो बिल्कुल एमसीक्यू क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, आपने अभी देखा होगा कि जितना भी एग्जाम होता है वो OMR सीट पे लिया जाता है या फिर ऑनलाइन मोड पे लिया जाता है। क्यों? ताकि उनका जो वो यहाँ पे रिजल्ट जल्दी दे सके, उनका मूल्यांकन जो है वो जल्दी कर सके, वो भी विदाउट एनी एरर, ठीक है, एरर फ्री यहाँ पे लिखा गया है, तो इसलिए लिया जाता है। तो ये आपका तो ठीक है भाई, लेकिन यहाँ पे जो सत्य नहीं वो पूछा गया है। विकल्पों में से केवल एक ही उत्तर सही होते हैं, एमसीक्यू में ऐसा ही होता है, ये भी सही है, ये भी सही है, बी वाला भी सही है, तो यानी कि ए वाला गलत है। 71 है निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी नेतृत्व के लिए आवश्यक नेतृत्व कौशल नहीं है। नेतृत्व कौशल के बारे में बात की गई है, लीडरशिप स्किल के बारे में, ठीक है। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो सशक्तिकरण है, बिल्कुल है। नजरिया भी होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए, अंतर्ज्ञान होना चाहिए, धमकी नहीं है, धमकी यहाँ पे कोई सुटेबल वर्ड जो है यहाँ पे नहीं बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी नेतृत्व के लिए आवश्यक नेतृत्व कौशल नहीं है, धमकी से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। आगे है आपका एक प्रभावी नेता किन मूल्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है, ठीक है। विच वैल्यूज डज नॉट एन इफेक्टिव लीडर्स फोकस ऑन, तो व्यक्तियों का विश्वास और सम्मान, तो इस पे तो करता है। खुलापन, टीम वर्क और विघटन, खुलापन पे ये भी ठीक है, ओपननेस, टीम वर्क भी करता है, विघटन वो नहीं करता है। एक प्रभावी नेता जो है वो विघटन यानी कि डिसइंटीग्रेशंस पर जो है वो ध्यान केंद्रित नहीं करेगा। 73 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा इंटरपर्सनल, देखिए कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इंटरपर्सनल स्किल के बारे में दिखाया गया है। देखो स्वयं को समझने की क्षमता, तो ये क्या है, स्वयं को अगर आप समझ रहे हैं ना तो ये आपका इंट्रापर्सनल है। मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि खुद से बातें करना, खुद के बारे में समझना, वो इंट्रापर्सनल होता है। लेकिन दूसरों के साथ जहाँ पे हम कनेक्ट होते हैं, ठीक है, दूसरों के साथ जहाँ कम्युनिकेट करते हैं, तो वहाँ पे इंटरपर्सनल होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा इंटरपर्सनल कौशल को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा 73 का। आगे ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं है, आपका बी सही है। इंट्रापर्सनल, फिर से सवाल पूछ लिया गया है। इंट्रापर्सनल कौशल में मुख्य रूप से शामिल है दूसरों के साथ संचार, आत्मचिंतन, आत्म जागरूकता, संघर्ष समाधान, टीम वर्क। टीम वर्क गलत हो गया, दूसरों के साथ जब संचार होता है उसको इंटरपर्सनल कहते हैं। संघर्ष समाधान यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, तो आत्मचिंतन, खुद से बातें करना, खुद के बारे में सोचना समझना, वो आपका इंट्रापर्सनल के अंतर्गत आ जाता है। तो देखा आपने 3 सवाल आपका पूछा गया है। इमोशनल इंटेलिजेंस का नेक्स्ट सवाल है, एंड पहले भी आपको इमोशनल, अच्छा पहले जो क्वेश्चन देखने को मिला था आपको वहाँ पे इमोशनल एक क्या था, उसको इमोशनल नाम से कुछ एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, आई थिंक इमोशनल मैच्योरिटी के नाम से, है ना, इमोशनल मैच्योरिटी के नाम से देखने को मिला था। तो यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस के नाम से देखने को मिला है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता से तात्पर्य है जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता, अपनी भावनाओं को समझने और प्रतिबंधित करने की क्षमता, विशाल मात्रा में जानकारी याद रखने की क्षमता,
कई भाषाओं को धारा प्रभाव बोलने की क्षमता। ठीक है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या मतलब होता है? ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता, जी बिल्कुल भी नहीं। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता। अपनी भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने की क्षमता, ये आपका सही है। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज वंस वन इमोशन, इमोशन के बारे में बात की गई है, इमोशनल इंटेलिजेंस, तो इमोशन से रिलेटेड ये होना ही चाहिए। विशाल मात्रा में जानकारी याद रखने की क्षमता, कई भाषाओं को धारा प्रवाह बोलने की क्षमता, ये सब इमोशनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 76 है कि डैश के माध्यम से मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका है। धर्म ग्रंथों पर चर्चा, बिल्कुल गलत। मूल्यों पर व्याख्यान प्रवचन, मूल्यों पर संगोष्ठी परिचर्चा, मूल्यों पर सलाह चिंतनशील सत्र। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, अगर आप ध्यान से प्रश्न को देखिएगा तो चारों का चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, सभी के माध्यम से जो है मूल्य शिक्षा प्रदान किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि सबसे अच्छा तरीका क्या है, वन ऑफ द बेस्ट, चारों में सबसे बेस्ट कौन सा है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो चारों में सबसे बेस्ट है आपका डी नंबर, मूल्यों पर सलाह या चिंतनशील सत्र, मेंटरिंग, रिफ्लेक्टिव सेशन ऑन वैल्यूज, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर बेस्ट यहाँ पे जो आपका ये है सबसे अच्छा। आज की शिक्षा प्रणाली में डिजिटल साक्षरता का क्या भूमिका निभाती है? ठीक है, डिजिटल लिटरेसी, पारंपरिक शिक्षण विधियों की आवश्यकता को कम करना, प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से सीखने को बढ़ाना, तो ये बिल्कुल सही बात है। डिजिटल साक्षरता का मतलब ही यही होता है कि इनहेंसिंग लर्निंग थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, 77 का बी बिल्कुल करेक्ट है। हतोत्साहित करना, ये आपको तो ऐसे ही नेगेटिव वर्ड है। एंड लिमिट वर्ड जहाँ कहीं भी आपको देखने को मिलेगा वो सब एक जो है वो नेगेटिव वर्ड है, तो ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। आगे है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेट्स ए ग्रोथ माइंडसेट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास मानसिकता को सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित करता है? मानसिकता को सबसे अच्छी तरह कौन सा ऑप्शन जो है प्रदर्शित कर रहा है, ये आपको बताना है। तो उन चुनौतियों से बचना जो विफलता का कारण बन सकती है, यह मानना कि बुद्धिमत्ता और क्षमताएं स्थिर लक्षण है, स्थिर लक्षण नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। चुनौतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखना, उन कार्यों को प्राथमिकता देना जिनमें व्यक्ति पहले से ही उत्कृष्ट है, तो यहाँ पे कौन सा विकास मानसिकता को सबसे अच्छी तरह से प्रदर्शित कर रहा है? तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चुनौतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखना। ठीक है, वैसे 4 वाला ऑप्शन तो ऐसे ही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि उन कार्यों को प्राथमिकता देना जिनमें व्यक्ति पहले से ही उत्कृष्ट है, अगर पहले से उत्कृष्ट है तो उसको प्रीफर करके क्या करेगा वो? ठीक है, तो ये आपका नहीं है। एंड स्थिर, ये तो आपका नेगेटिव में चल जाएगा। उस चुनौतियों से बचना जो विफलता का कारण बन सकती है, बिल्कुल भी नहीं। हम लोगों को चुनौतियों को फेस करना चाहिए, बचना नहीं चाहिए वहाँ पे। ठीक है, चुनौतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखना, ये आपका एक्यूरेट है। स्वयं सेवा का छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है? दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझ कम हो जाती है? नहीं, स्वयं सेवा अगर करते हैं तो यहाँ पे दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझ कम नहीं होती है, वो बढ़ती है। वास्तविक दुनिया के मुद्दों के संपर्क को सीमित करता है, सीमित नेगेटिव वर्ड आ गया, ये भी गलत हो जाएगा। सामाजिक जिम्मेदारी और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाता है, बिल्कुल सही बात है। केवल शैक्षणिक उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करने को प्रोत्साहित करता है, तो ये आपका केवल जो वर्ड आया है ये आपको इसका पूरा गलत कर दिया इसको। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 80 कक्षा कक्ष संघर्षों के प्रबंधन के लिए कौन सी तकनीक सबसे प्रभावी है? कक्षा कक्ष संघर्षों के प्रबंधन के लिए कौन सी तकनीक सबसे प्रभावी है? विच टेक्निक इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर मैनेजिंग क्लासरूम कन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, तो विवादों को नज़रअंदाज करना और छात्रों को उन्हें सुलझाने देना। एक टीचर होने के नाते आप कभी भी विवादों को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। मुद्दे पर चर्चा किए बिना इसमें शामिल लोगों को दंडित करना, ये आपका नेगेटिव है। किसी भी प्रकार से कोई भी बच्चों को डांटना, धमकाना, डराना, दंडित करना यहाँ पे
मनाही की जाती है। यहाँ पे जो है वो आपको साइकोलॉजी में या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड में ये सब आपको नेगेटिव देखा जाता है, नेगेटिव वर्ड है। खुले संवाद और परिप्रेक्ष्य को समझने की सुविधा प्रदान करना। आगे आपका विवादों को सुलझाने के तरीके के रूप में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। प्रतिस्पर्धा ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। केवल ऑप्शन सी यहाँ पे एक्यूरेट दिखने को मिल रहा है, राइट है। 80 का यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला सवाल है आपका कि छात्रों के बीच भावनात्मक और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने में स्कूल क्या भूमिका निभा सकता है। ठीक है, भावनात्मक और सामाजिक कल्याण के लिए तो भावनात्मक मुद्दों को नज़रअंदाज करके केवल शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना, बिल्कुल भी नहीं, नज़रअंदाज करना ये आपका एक नेगेटिव सेंस है। एक सहायक और समावेशी वातावरण प्रदान करना, बिल्कुल सही बात है। छात्रों पर शैक्षणिक दबाव बढ़ाना, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि जहाँ कहीं भी आपको कंपटीशन को इनकरेज करने की बात कही जाएगी, स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर बनाने की बात की जाएगी, डराने की बात, धमकाने की बात, ये सब आपका एक नेगेटिव वर्ड्स है। यहाँ जहाँ कहीं भी आपको दिखे उसको काट दीजिए, तो केवल 20 सही हो जाएगा। आगे है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कंटेम्प्रेरी इशू इन स्कूल एजुकेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली शिक्षा में समसामयिक मुद्दे का उदाहरण है। पारंपरिक सुलेख तकनीक सीखना, कक्षाओं में प्रौद्योगिकी का एकीकरण, ऐतिहासिक तारीखें याद रखना। मैंने आपको बताया था जहाँ कहीं भी आपको मेमोराइजिंग देखने को मिलेगा, रॉट मेथड देखने को मिलेगा, तो ये सब गलत हो जाएगा। स्ट्रिक्टनेस, फॉलोइंग एन स्ट्रिक्ट यूनिफॉर्म पॉलिसी, ये दोनों तो आपका ऐसे ही नेगेटिव सेंस दिखा रहा है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 82 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन सी स्कूली शिक्षा में समसामयिक मुद्दे का उदाहरण है, तो ये कक्षा में जो टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन, एकीकरण, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्कूली शिक्षा में सांस्कृतिक विविधता का क्या महत्व है। ठीक है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी इन स्कूल एजुकेशन। इट प्रमोट्स इंटॉलरेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन को ये प्रमोट नहीं करता है, ये आपका तो ऐसे गलत हो जाएगा। इट लिमिट्स स्टूडेंट एक्सपोजर टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ये छात्रों के विभिन्न दृष्टिकोणों के प्रदर्शनों को सीमित करता है। सीमित, जहाँ कहीं भी आप ये दिखे आपको काट देना है। या सीखने के अनुभवों को समृद्ध करता है और आपसी सम्मान को बढ़ावा देता है। सीखने के अनुभवों को समृद्ध करता है और आपसी सम्मान को बढ़ावा देता है, ये आपका ज़्यादातर एक्यूरेट दिख रहा है। ठीक है, ज़्यादा सही दिख रहा है। इससे विचार और व्यवहार में एकरूपता आती है, तो बेस्ट आपका ऑप्शन ये बन जाएगा। स्कूली शिक्षा में सांस्कृतिक जो विविधता है वो क्या करता है कि इट इनरिचेज लर्निंग एक्सपीरियंस एंड फोस्टर्स म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ये आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूलों में पाठ्येतर गतिविधियों का संभावित लाभ है। सामाजिक कौशल में कमी, नए अनुभवों का सीमित प्रदर्शन, टीम वर्क और नेतृत्व कौशल में वृद्धि, शैक्षणिक दबाव बढ़ाना, ये तो आपका ये भी ऐसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो टीम वर्क और नेतृत्व कौशल में वृद्धि, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूलों में पाठ्येतर गतिविधियों का संभावित लाभ है, तो इससे क्या होगा कि इनहेंस टीम वर्क एंड लीडरशिप स्किल, यहाँ पे जो इंक्रीज करेगा, इनहेंस वहाँ पे देखने को मिलेगा। स्कूल छात्रों के बीच पर्यावरण जागरूकता को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। स्कूल छात्रों के बीच जो है पर्यावरण जागरूकता यानी कि इन्वायरमेंटल जो अवेयरनेस है उसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं। विलासितापूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए संसाधनों को बर्बाद करके, देखिए थोड़ा सा भी सेंस आप में होगा तो आप खुद पता लगा सकते हैं कि हम लोग संसाधनों को बर्बाद करने की बात नहीं कर सकते। पाठ्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण पर पाठ शामिल करके, हाँ ये किया जा सकता है। बाहरी गतिविधियों को हतोत्साहित करके, ये हतोत्साहित वर्ड है, ये भी आपका एक नेगेटिव सेंस बना रहा है। पर्यावरण पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव को नज़रअंदाज करके, देखिए नज़रअंदाज तो हम कर ही नहीं सकते मानवीय गतिविधियों को, क्योंकि मानवीय गतिविधियां यहाँ पे अच्छे के लिए भी हो सकती है, खराब के लिए भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि जंगल वगैरह काटे जा रहे हैं, पर्यावरण को यहाँ पे नुकसान पहुँचाया जा रहा है, तो उस चीज़ को हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो सी डी तो आपका ऐसे ही गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा, तो बी यहाँ पे 85 का बी बिल्कुल सही है। मतलब लगभग जो है वो प्रत्येक सवाल में आपको 2 से 3 ऑप्शन ऐसा मिल जा रहा है जो आपको अल्टर देखने को मिल रहा है, यानी कि नेगेटिव सेंस में देखने को मिल रहा है, एंड आपको उसको जो एलिमिनेट कर देना है। सीखने को प्रभावी बनाने के लिए एक लक्ष्य डैश के संदर्भ में सार्थक होना चाहिए। सीखने को प्रभावी बनाने के लिए एक लक्ष्य डैश के संदर्भ में सार्थक होना चाहिए। पाठ्यक्रम के उद्देश्य, बौद्धिक विचार, दूसरों के मानक, छात्रों की आवश्यकताओं और उद्देश्य, ये बिल्कुल सही है।
देखिए ये भी आपका सही है, लेकिन ज़्यादातर जो बेस्ट आपका यहाँ की कह सकते हैं ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी। टू मेक लर्निंग इफेक्टिव ए गोल मस्ट बी मीनिंगफुल इन टर्म्स ऑफ, देखिए आजकल जो शिक्षा है वो छात्र केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर्ड है। ऐसी शिक्षा बनाई गई है जो छात्रों के रुचियों को, उनके नीड को, आवश्यकताओं को या फिर उनके उद्देश्य को पूरा कर सके, उनके उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 87 है, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व की निरंकुश शैली है। देखिए अब आपका जो 87 है, 88 है, 89 और 90, ये जो 4 सवाल है वो आपका एक ही टॉपिक से पूछा गया है, लीडरशिप स्टाइल से। बेसिकली इसका जो टॉपिक का नाम है वो लीडरशिप है एंड सब टॉपिक का नाम है लीडरशिप स्टाइल। तो ये जो चारों सवाल, आने वाले चारों सवाल आपका इसी टॉपिक से पूछा गया है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल आपको यहाँ से लीडरशिप से 2 से 3 सवाल जो है वो देखने को आपको मिलता ही मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व की निरंकुश शैली है। निरंकुश का मतलब आपको पता होगा ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, एक तरह से तानाशाही, ठीक है, तानाशाही कह सकते हैं। तो तानाशाही यहाँ पे कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो डायरेक्टिंग स्टाइल ऑफ लीडरशिप आपका बिल्कुल सही है, ये आपका सही हो जाएगा। परामर्शात्मक शैली, देखिए निरंकुश जब होता है ऑटोक्रेटिक स्टाइल में आपका कभी भी परामर्श की बात नहीं की जाती है, ना ही सहभागी की बात की जाती है, पार्टिसिपेटिव की बात कही जाती है। नेतृत्व की प्रतिनिधि शैली, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आप थोड़ा सा अगर सेंस लगाइएगा तो आपको पता चलेगा कि जहाँ कहीं भी तानाशाही होता है वहाँ पे कोई एक ही व्यक्ति के हाथों में पूरा जो है वो शासन होता है, वो वहाँ का राजा होता है एंड पूरे प्रजा जो है वो उस पर डिपेंड रहती है, यानी कि उसके ऑर्डर का पालन करती है, ठीक है। सर्वा जो है वो एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है, तो वो क्या करेगा, निर्देश देगा, वो जो बोलेगा पूरे प्रजा को वो चीज़ करना होता है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे जो है वो समझ सकते हैं, तो आपका बिल्कुल ये सही हो जाएगा। 88 है आपका कि निम्नलिखित में से किस नेतृत्व शैली में कार्यबल के पास बहुत कम इनपुट या फीडबैक होता है। कार्यबल यानी कि वर्क फोर्स हैव लिटिल इनपुट और फीडबैक। तो नेतृत्व की निर्देशन शैली, नेतृत्व की परामर्शात्मक शैली, नेतृत्व की सहभागी शैली, नेतृत्व की प्रतिनिधि शैली। तो किसके पास फीडबैक बहुत कम होगा, इनपुट या फिर फीडबैक कम होगा, कि डायरेक्टिंग स्टाइल ऑफ लीडरशिप, यानी कि वही बात होगी आपका, ठीक है। ऑटोक्रेटिक, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ही नहीं फीडबैक, क्योंकि एक ही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है, वो जो बोलेगा वही सबको करना पड़ेगा, ठीक है। एंड राजा हमेशा जो है वो खुद का बात सुनेगा, प्रजा के अकॉर्डिंग जो वो नहीं चलता है, तानाशाही में कुछ ऐसा ही होता है। नेतृत्व की परामर्शात्मक शैली में डैश अंतिम निर्णय निर्माता होता है। इन कंसल्टेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप द डैश इज द फाइनल डिसीजन मेकर। तो लीडर, नेता जो है वो फाइनल डिसीजन मेकर होता है। आगे है आपका 90, क्वेश्चन नंबर 90। इन विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ लीडरशिप स्टाइल द इंडिविजुअल और टीम इज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू कंप्लीट द टास्क विथ मिनिमम इनपुट फ्रॉम द लीडर। यानी कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की नेतृत्व शैली में व्यक्ति या टीम को नेता के न्यूनतम इनपुट के साथ कार्य पूरा करने की जिम्मेदारी का अधिकार दिया गया है। देखिए अब यहाँ पे क्या बात आ गई कि पहले जो हम लोग बात कर रहे थे ऑटोक्रेटिक का, पहला जो 3 सवाल था उसमें ऑटोक्रेटिक की बात हुई, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें बदल गई, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि न्यूनतम इनपुट तो मिल रहा है, इनपुट के साथ साथ कार्य पूरा करने की जिम्मेदारी भी आ गई है, अधिकार दिया जा रहा है यहाँ पे। तो ये आपका जो है नेतृत्व की प्रतिनिधि शैली है, डेलीगेटिंग स्टाइल ऑफ लीडरशिप में आ जाता है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संचार की विशेषता नहीं है। सक्रिय श्रवण, विचारों की स्पष्ट और संक्षिप्त अभिव्यक्ति, लेक ऑफ सिंपैथी जिसको हम लोग कहते हैं, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्स पर्सपेक्टिव। तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संचार की विशेषता नहीं है पूछा गया है, ठीक है। यानी कि नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्ट कम्युनिकेशन। तो सक्रिय श्रवण, एक्टिव लिसनिंग, ये तो आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है, इसकी विशेषता है। इसके अलावा रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्स पर्सपेक्टिव, विविध दृष्टिकोणों का सम्मान भी यहाँ पे आपको करना होगा, ठीक है। तो क्या नहीं है यहाँ पे, तो लैक ऑफ एम्पैथी, तदनुभूति का अभाव, ये आपका यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। 92, संघर्ष समाधान कौशल इसके लिए महत्वपूर्ण है। कठिन परिस्थितियों से बचने वाला काम तो करेंगे नहीं, उसको फेस करना होता है। सकारात्मक संबंध बनाना,
बिल्कुल सही बात। सकारात्मक संबंध बनाना, बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, ये आपका ज़्यादा एक्यूरेट है। शत्रुता और आक्रामकता को प्रोत्साहित करना, तो ये आपका तो ऐसे गलत हो जाएगा, नेगेटिव वर्ड है। खुद को दूसरों से अलग करना, हमने आपको बताया था आइसोलेटिंग जहाँ कहीं भी देखने को मिलेगा, अलगाव देखने को मिलेगा, ये सब आपका ऐसे ही कट जाएगा। ठीक है। एंड अभी आपने देखा होगा, अगर इस क्वेश्चन में भी आप ध्यान से देखिएगा तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि शत्रुता और आक्रामकता को बढ़ावा मिल रहा है, प्रोत्साहित उसको मिल रहा है, तो ये आपका ऐसे नेगेटिव है। खुद को दूसरों से अलग करना, आइसोलेशन हो गया, सेपरेटिंग हो गया, ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है। कठिन परिस्थितियों से बचना, यहाँ पे तीन जो है वो आपका तीन ऑप्शन ऐसे ही नेगेटिव वर्ड दिखा रहा है, नेगेटिव सेंस में बता रहा है, तो ये आपका ऐसे गलत हो जाएगा। स्कूली शिक्षा के संदर्भ में 21वीं सदी के कौशल शब्द का तात्पर्य क्या है? पारंपरिक रटने की शिक्षण विधियां, देखिए रटने वाला शब्द आ गया, ये आपका ऐसे ही गलत हो जाएगा। आधुनिक दुनिया में सफलता के लिए आवश्यक कौशल जैसे आलोचनात्मक सोच और रचनात्मकता। ठीक है, तो बिल्कुल हम लोग जो है वो क्रिएटिविटी की बात करते हैं। पुरानी शैक्षिक प्रथाएं, मेमोराइजेशन, देखिए लास्ट वाला ऑप्शन में भी आपका रटने का बात आ गया, मेमोराइजेशन, ये आपका भी गलत हो जाएगा। आउटडेटेड एजुकेशनल प्रैक्टिस, आउटडेटेड, ये भी आपका नेगेटिव वर्ड है। तीन ऑप्शन ऐसे ही आपका कट गया, ये आपका सही हो जाएगा। तो देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड जो है ना, सभी स्टूडेंट्स के लिए एक नया सब्जेक्ट है, पहली बार स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको जो है वो सवाल इसी टाइप में मिलेंगे। एंड आप अगर ऐसे सवाल के ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं नेगेटिव वर्ड्स देखकर, तो आप आसानी से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। सावधानी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें पिछले गलतियों पर ध्यान देना शामिल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये आपका तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। यहाँ पे सत्य पूछा, ये आपका गलत हो जाएगा। हम लोग पिछली गलतियों पे ध्यान नहीं देंगे। ठीक है। यह विचलित सोच को प्रोत्साहित करता है। इट इनकरेज डिस्ट्रैक्टेड थिंकिंग, डिस्ट्रैक्टेड वर्ड नेगेटिव सेंस में आ रहा है। यह वर्तमान क्षण पर ध्यान और जागरूकता को बढ़ावा देता है। या तनाव के स्तर को बढ़ाता है, तनाव के स्तर को बढ़ाता है, नेगेटिव सेंस से आपका ये सही हो जाएगा। यह वर्तमान क्षण पर ध्यान और जागरूकता को बढ़ावा देता है। आगे है आपका 95, अभिवृद्धि भाषा कौशल ज्ञान डैश के उत्पाद है। तो एटीट्यूड, लैंग्वेज स्किल एंड नॉलेज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ लर्निंग, सीखना, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, किसके प्रोडक्ट है? सीखना, लर्निंग के। 96 है आपका, शिक्षक मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है? विद्यार्थियों के समूह व्यवहार के बारे में बात की जा रही है। तो ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करके कि बच्चा जो है वो स्कूल में ही अगर देखा जाए तो स्कूल में विभिन्न बच्चों की जो डिसिप्लिन है कि कैसे बच्चा डिसिप्लिन मेंटेन करता है, विभिन्न कार्यक्रम में कैसे भाग लेता है, खेलकूद वगैरह में कैसे पार्टिसिपेट करता है, तो ये सब चीज़ों को अवलोकन करके, ऑब्जर्व करके जो है वो उनका यहाँ पे उनके व्यवहार को जो है वो अध्ययन कर सकता है। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे है आपका 97, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मास्टरी लर्निंग? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम में प्रवीणता हासिल करने का तत्व नहीं है? ठीक है, तो वैकल्पिक पाठ्य पुस्तक का उपयोग हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। शिक्षण के वैकल्पिक तरीके ये भी कर सकते हैं। बाल केंद्रित सीखने की गतिविधि, बिल्कुल सही है ये भी। तो समूह शिक्षण, अच्छा ग्रुप टीचिंग भी दे रखा है, तो ये आपका ठीक है, ये ही आपका हो जाएगा आंसर। नहीं पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मास्टरी लर्निंग, तो मास्टरी लर्निंग में आपका ग्रुप टीचिंग का कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे ये आपका सही नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। 98 है आपका, डैश इज इंक्रीजिंग लीडरशिप रैपिडली, लीडरशिप को यहाँ पे जो है वो कौन बढ़ा रहा है? स्ट्रेटजी, कमांड, कंट्रोल, गेटिंग अदर्स टू फॉलो। आजकल जो है ना लिडरशिप में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, तो वो एक दूसरे को यहाँ पे अनुसरण करके, फॉलो करके, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है आपका द यूज ऑफ टीचिंग एड्स इज जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री। क्या होता है शिक्षण सहायक सामग्री? यानी कि जब टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, तो पढ़ाते वक्त वो जिस मटेरियल का उपयोग करता है, जिस सामग्री का उपयोग करता है, ताकि बच्चे को कंटेंट जो है वो अच्छे से समझ में आए, तो वो जो है वो शिक्षक सहायक सामग्री कहलाएगा। तो का उपयोग जो है वो डैश के आधार पर उचित है। कक्षा में छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, ये भी सही हो सकता है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे आपको जो है ना कि सबसे अच्छा कौन है वो आपको चुनना होता है। आगे आपका कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या को कम करने के लिए,
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे शिक्षण सहायक सामग्री का अनुशासनहीनता से मतलब नहीं है। छात्रों के सीखने के परिणामों का अनुकूलन करने, सीखने के कार्यों में छात्रों की प्रभावी भागीदारी, तो ये भी आपका सही है, ये भी है, ये भी सही है, तीनों सही है। लेकिन आपका बेस्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की के तहत जो ऑप्शन सी को यहाँ पे बेस्ट जो है वो बताया गया है। ठीक है, लास्ट सवाल है आपका कि एक शिक्षक के रूप में कक्षा में अपनी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन करें। पियर कमांड का उपयोग, आक्रामक बयान देना देखने से ही आप काट सकते हैं इसको, क्योंकि ये नेगेटिव सेंस को दिखा रहा है। अच्छी तरह से स्थापित आसन को अपनाना, सत्तावादी होना, सत्तावादी यहाँ पे ये भी एक नेगेटिव सेंस को दिखा रहा है। तो दो ऑप्शन आपके पास बच जाते हैं। तो देखिए, अच्छी तरह से स्थापित आसन को अपनाना, आसन मतलब एक ऐसा पोजीशन, शरीर का एक ऐसा पोजीशन जहाँ पे सभी जो पार्ट्स हैं, सभी जो ऑर्गन है वो आराम से कह सकते हैं कंफर्ट जोन में हो, आप जो फुल कंफर्ट जोन में हो, वो एक यहाँ पे जो है, एंड यही आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छी तरह से स्थापित आसन को अपनाना, ये भी आपका ऑफिशियल आंसर की के तहत जो है वो बिल्कुल करेक्ट किया गया है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन बताया है, जो कि 40 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, अधिकतर सवाल में आपने देखा कि 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जो है वो नेगेटिव सेंस को बताता था एंड एक जो है पॉजिटिव सेंस को बताता था। तो अगर आप थोड़ा सा भी सेंस लगा के केवल नेगेटिव जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, तो आपका जो है वो ऐसे ही एग्जाम में 40 में से 30 से 32 सवाल आराम से सही हो जाएंगे। 40 सवाल में से 30 से 32 सवाल जो है वो आसानी से आप सॉल्व सही कर पाओगे, क्योंकि जस्ट आपने देखा होगा कि मैंने भी यहाँ पे अधिकांश सवाल को एलिमिनेट किया, नेगेटिव वर्ड्स देखकर ही एलिमिनेट किया। ठीक है, एंड चूँकि ये जो सब्जेक्ट है सभी स्टूडेंट्स के लिए नया है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि अभी जो है वो फिलहाल ऐसा ही आप काम चलाएं, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो आपका बीएड में पढ़ना है एंड इसको डिटेल में और भी सीटेट वगैरह एग्जाम में पढ़ना होता है आगे के एग्जाम में। तो अभी आपको बस बेसिक जानना है, थोड़ा बहुत भी अगर आप जान लेते हो तो आप अच्छा मार्क्स जो है वो स्कोर कर पाओगे। ओके, टीचिंग एप्टीट्यूड से आपका जो है वो 40 प्रश्न पूछा जाता है एंड सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है वो आपका इसी सेक्शन का होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभियोग्यता। ठीक है, प्रश्न संख्या 61 से लेकर 100 तक जो रहता है आपका इसी सब्जेक्ट का रहता है। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसा सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न है आपका कि व्हाट टाइप ऑफ इवोल्यूशन आइडेंटिफाइज लर्निंग डेफिशिएंसी एंड डिफिकल्टीज ऑफ द लर्नर्स, यानी कि किस प्रकार का मूल्यांकन शिक्षार्थियों के सीखने की कमियों और कठिनाइयों की पहचान करता है। ठीक है, तो देखिए अभी आप लोग नए स्टूडेंट्स होंगे तो आपको ये सब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल नया लगने वाला है। तो एक बात मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आपको जो कुछ भी चीज़ें सोचनी है वो आपका पॉजिटिव वे में सोचनी है। ठीक है, ऐसा चीज़ सोचना है जो स्टूडेंट्स के लिए आपका बेहतर होगा, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जवाब नहीं देना है। ठीक है, बहुत सारा प्रश्न आपको ऐसा देखने को मिलेगा जो लॉजिक पे आधारित होगा, आपको बस पॉजिटिव पॉइंट पकड़ के जो है वो यहाँ पे चलना है। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार का मूल्यांकन शिक्षार्थियों के सीखने की कमियों और कठिनाइयों की पहचान करता है। तो आपको मूल्यांकन के बारे में पता होना चाहिए, जिसको हम लोग असेसमेंट कहते हैं। तो देखिए किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग यहाँ पे आकलन नाम देते हैं, असेसमेंट नाम देते हैं। ठीक है, तो जनरली जो असेसमेंट होता है वो आपका 2 टाइप्स का होता है, एक समेटिव, एक होता है कंटिन्यूअस। इसका दूसरा नाम अगर बात करें तो फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, आपने स्कूल में पढ़ाई के दौरान देखा होगा कि FA1 का एग्जाम होता है, FA2 का एग्जाम होता है, FA3 का होता है, FA4 का होता है एंड बीच बीच में आपका कभी कभी SA1 का होता है एंड फाइनल में आपका SA2 का होता है। तो आपने देखा होगा SA1 SA2। अब तो ये गवर्नमेंट स्कूल में भी इस टाइप का एग्जाम लिया जाता है। ठीक है, तो असेसमेंट जनरली जो होता है 2 टाइप्स का होता है, लेकिन एक अलग से आपका डायग्नोस्टिक असेसमेंट भी होता है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, समेटिव असेसमेंट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जब असेसमेंट आपका पढ़ाने के दौरान किया जाता है, पढ़ाने के दौरान आपका जैसे टेस्ट वगैरह लिया जाता है, तो वो सब आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है। ठीक है, एंड ये स्टूडेंट्स के बारे में जानने के लिए एक बेस्ट तरीका होता है। सेकेंड, अगर हम बात करें समेटिव असेसमेंट्स के बारे में, तो साल के ये अंत में लिया जाता है। आपको पता होगा कि जब सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो साल के अंत में ये असेसमेंट आपका लिया जाता है एंड इसको यहाँ पे समेटिव असेसमेंट नाम देंगे। डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होता है, जब किसी प्रकार के यहाँ पे कमी का पहचान या फिर किसी प्रकार की कठिनाई की पहचान करने के लिए हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स का कमजोरी पहचानना है, उसके ज्ञान कौशल की क्षमता को पहचानना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे,
डायग्नोस्टिक असेसमेंट यानी कि जिसको शुद्ध हिंदी में निदानात्मक मूल्यांकन कहा जाता है, निदानात्मक मूल्यांकन, है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। निदानात्मक मूल्यांकन क्या है कि यह छात्रों को ज्ञान, कौशल, कमजोरी और ताकतों का आकलन करने के तरीका होता है, ठीक है। ये आपका डायग्नोस्टिक के बारे में। योगात्मक समझ में आ गया कि साल के अंत में लिया जाएगा। निरंतर लिया जाता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि किसी चैप्टर का खत्म हो गया या फिर पढ़ाई के साथ साथ आपका लिया जाएगा, ठीक है। बीएड में जब आप जाइएगा तो आपको इस चीज़ के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। एंड सीटेट वगैरह के एग्जाम में भी आपको बहुत डिटेल से पढ़ना होता है। तो चूंकि अभी आपका एंट्रेंस एग्जाम है तो बस इतना जानकारी आपको पता होना चाहिए। आगे है आपका 62 में, विद्यार्थियों से सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। देखिए अभी जो कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि आपको हमेशा पॉजिटिव रह के सोचना है, तो वो यहाँ पे आपका लागू होगा। देखिए स्टूडेंट के साथ अब कभी भी स्ट्रिक्टनेस वाला बिहेवियर नहीं करना है आपको, ना आपको वहाँ पे पनिशमेंट देना है, ना आपको वहाँ पे कभी उसको इग्नोर करना है। आप उसका यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तारीफ कर सकते हैं। प्राइस जो है यहाँ पे आप कर सकते हैं, तारीफ यहाँ पे आपको करना होगा, ये आपका सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशंस व्हाइल प्रिपेयरिंग द ब्लूप्रिंट फॉर ए टेस्ट। ब्लूप्रिंट के बारे में आपको पता होगा, किताब के लास्ट में भी आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे बुक के लास्ट में दिया रहता था। आपने स्कूल के दौरान आपने देखा होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो सेट किया जाता है। तो ब्लूप्रिंट के दौरान क्या चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जाता है, विषय पे, तो विषय पे तो ध्यान दिया जाता है, टॉपिक पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव पे भी, यानी कि उसका क्या उद्देश्य है, ये इस पे भी ध्यान देना चाहिए। फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, प्रश्नों के प्रकार, इस पे भी आपका ध्यान देना चाहिए। टीचिंग टाइम, इस पे ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये आपका एक तरह का ब्लूप्रिंट क्या है, एक तरह से हम कह सकते हैं असेसमेंट लेने के लिए बनाया जाता है, तैयार किया जाता है क्वेश्चन पैटर्न वगैरह। तो यहाँ पे शिक्षण टाइम्स का कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे कोई महत्व, यहाँ पे कह सकते हैं कि कोई बात यहाँ पे जो है इसका नहीं है। शिक्षण टाइम यानी कि टीचर जो आपको चीज़ें पढ़ा रहा है उसमें कितना टाइम लगाया जा रहा है, उस चीज़ से यहाँ पे ये शिक्षण टाइम रिलेटेड है, यानी कि टीचिंग टाइम जो है वो रिलेटेड है, पढ़ाने के दौरान जो समय लिया जाता है। आगे है आपका शैक्षिक संस्थानों के पाठ्यक्रम डैश या डैश पर आधारित होना चाहिए। देखिए कभी कभी सवाल आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ना बेटर होता है, क्योंकि हिंदी में कुछ नाम आपको ऐसे दे रखे होते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये प्रश्न पढ़ते ही कुछ ना समझ में आया होगा, लेकिन जैसे ही आप इसका इंग्लिश का क्वेश्चन देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि द करिकुलम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुड बी बेस्ड ऑन थ्योरी भी होना चाहिए, प्रैक्टिस भी होना चाहिए, ठीक है। बोथ ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा, दोनों पे आधारित आपका होना चाहिए। आगे है डैश आर द अप्रोचेज टू द स्टडी ऑफ लीडरशिप विच इम्फेजेज द पर्सनैलिटी ऑफ द लीडर, यानी कि डैश नेतृत्व के अध्ययन के दृष्टिकोण है जो नेता के व्यक्तित्व पर जोर देते हैं। तो जब आप लीडरशिप वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको कुछ थ्योरी पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि यही कंटीजेंसी थ्योरी हो गया, ग्रुप थ्योरी, ट्रेड थ्योरी, इंस्पायरेशनल थ्योरी, तो ये सब कुछ थ्योरी है जिसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि नेतृत्व के अध्ययन के दृष्टिकोण है जो नेता के व्यक्तित्व पर जोर देते हैं, ठीक है। तो विशिष्टता सिद्धांत यानी कि ट्रेड जो थ्योरी होती है वह लीडरशिप के उन दृष्टिकोण को इंडिकेट करता है जो नेता के व्यक्तित्व हो गया, ठीक है, नेता के व्यक्तित्व पर जोर देगा। इसके अलावा उसके गुण या फिर विशेषताओं पर जोर देता है। यह सिद्धांत का मानना है कि नेता बनने के लिए कुछ विशेष गुणों और लक्षणों की जो है वो आवश्यकता होती है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। You want to ensure participation of more student in class. Which of the following method of teaching would you adopt? आप कक्षा में अधिक छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, आप निम्नलिखित में से किस शिक्षण पद्धति को अपनाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब है कि आप चाहते हैं कि कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो आए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें, तो आप इनमें से कौन से मेथड को अपनाएंगे। तो डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे, किसी चीज़ को प्रदर्शन जैसे प्रैक्टिकल वगैरह करवा के, है ना। बहस, देखिए अब बहस का मतलब यहाँ पे आप नेगेटिव ले सकते हैं, बहस मतलब कि दो स्टूडेंट्स के बीच बहस करवाया जाए, तो उस टाइप का बहस यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे डिस्कशन यानी कि दो स्टूडेंट या फिर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के बीच में कोई प्रश्न दे दिया जाए, उस पर वे लोग क्या करें, डिस्कस करें, ठीक है। तो इंग्लिश भी आपको देखना यहाँ पे थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। सस्वर पाठ, रोल प्ले, तो अगर एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पे सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, जहाँ पे आपको वन ऑफ द बेस्ट चुनना होता है, यानी कि इन चारों में सबसे बेहतर कौन सा आपका जवाब हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे बेहतर जवाब आपका जो डिस्कशन हो सकता है, ठीक है, बहस। अगर आप दो स्टूडेंट्स या फिर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो है आपकी क्लास में
उनके बीच अगर डिस्कशन करवाते हैं, किसी टॉपिक को दे देते हैं, तो वहाँ पे आप जो है वो देखिएगा कि एक से एक स्टूडेंट आएंगे, अपना डिस्कशन जो है वो करेंगे, अपना राय जो है वहाँ पे ओपिनियन वगैरह देंगे। इससे उनका रचनात्मक जो शक्ति है, क्रिएटिविटी है, वो यहाँ पे उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। ठीक है, उनका यहाँ पे क्रिएटिविटी देखने को मिल सकता है। आगे देखें तो यहाँ पे है डैश वह प्रक्रिया है जिसमें आप विभिन्न विशिष्ट स्थितियों में सामान्य पहलुओं या बुनियादी संबंधों की पहचान करते हैं। ठीक है, डैश इज द प्रोसेस इन विच यू आइडेंटिफाई द कॉमन एस्पेक्ट्स और बेसिक रिलेशनशिप्स इन ए वैरायटी ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशन। तो जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सामान्यीकरण वह प्रक्रिया होता है जिसमें आप विभिन्न विशिष्ट स्थितियों में सामान्य पहलुओं या फिर बुनियादी संबंधों की पहचान जो है यहाँ पे करते हैं। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, यदि आप बच्चों में निरीक्षण करने की क्षमता में सुधार करना चाहते हैं तो आप निम्न में से किसकी सिफारिश करेंगे? इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव द एबिलिटी टू ऑब्जर्व इन चिल्ड्रेन। ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व का मतलब आपको पता होना चाहिए। देखिए, अगर आप जैसे कि कुछ चीज़ों को देखते हैं, ठीक है, तो अगर आप अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा उसे फील करते हैं या फिर देखते, यहाँ पे ऑब्जर्व का मतलब होता है कि प्रत्यक्ष अवलोकन, है ना, प्रत्यक्ष अवलोकन, यानी जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। तो अगर ये चीज़ आप बच्चों में डेवलप करना चाहते हैं तो कैसे कीजिएगा? विषय में रुचि पैदा करना, अनुभवों के लिए एक रूपरेखा विकसित करना, इंद्रियों को तेज करना, मानसिक संकायों को प्रशिक्षण करना। तो आपका हो जाएगा शार्पनिंग द सेंस। सेंस यानी कि इंद्रियों को तेज करके आप जो है वो ऑब्जर्वेशन जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। किसी चीज़ का ऑब्जर्व कैसे किया जाता है? तो किसी भी चीज़ का ऑब्जर्व जो है वो आपका सेंस ऑर्गन्स के द्वारा ही किया जाता है। या तो आप उसको आँखों से देखकर अनुमान लगा सकते हैं, नाक के द्वारा सूंघ के आप उसको पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब सेंस ऑर्गन है, या फिर टेस्ट करके भी पता लगा सकते हैं। तो ये सब आपका ऑब्जर्व करने का एक तरीका है। तो आप क्या कर सकते हैं? इंद्रियों को तेज कर सकते हैं। ठीक है, सेंसेस जो है उसको यहाँ पे आप तेज कर सकते हैं, सेंस ऑर्गन्स। आगे है आपका डैश। अच्छा, डैश देश में शिक्षक शिक्षा प्रणाली के नियोजित और समन्वित विकास में शामिल शीर्ष संस्था है। देखिए, शिक्षक के बारे में बात की गई है। शिक्षक यानी कि टीचर के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो अगर हम बात करें तो टीचर के एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड आपका एनसीटीई काम करता है। एनसीटीई यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, टीचर से रिलेटेड जितने भी मैनेजमेंट वगैरह हैं या फिर जितने भी सिलेबस वगैरह है उनका डिजाइन करना आपका एनसीटीई का काम होता है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसके बारे में आपने सुना होगा, जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो है वो चीज़ों को मेंटेन करते हैं। एनसीईआरटी के बारे में पता होगा, एक्ससीड आपको नहीं पता होगा क्योंकि ये नया चीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो एक्ससीड क्या है कि ये आपका एक तरह से कहें तो यहाँ का ये आपका मिशन नहीं है, ये यहाँ का कंपनी नहीं है, ये आपका एक तरह का सिंगापुर का एजुकेशन कंपनी है, एडुटेक कंपनी है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ज़्यादा जानना नहीं है, बस आप ध्यान में रखिएगा कि ये सिंगापुर का एक कंपनी है जो फिलहाल भारत में भी शिक्षा से रिलेटेड काम जो है वो यहाँ पे करता हुआ दिखाई देता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि यदि आप छात्रों में सहयोग और टीम भावना विकसित करना चाहते हैं तो आप किन गतिविधियों का प्रस्ताव देंगे? ठीक है, देखिए, छात्रों में सहयोग करना और टीम भावना, टीम बनाने का, तो टीम कब बनेगा? जब आप उसको जो है वो कोई प्रोजेक्ट वाला काम देंगे, कोई प्रोजेक्ट वर्क देंगे तो आपका टीम वगैरह बनेगा। स्टूडेंट के बीच कोलैबोरेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, कोऑपरेशन देखने को मिल सकता है, सहयोग या फिर टीम वर्क जो है वो देखने को मिल सकता है। ये आपका सही हो जाएगा। 71 है आपका, आप एक ऐसे शिक्षक से मिलते हैं जो मानता है कि छात्र स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं और सीखने को प्रोत्साहित करने का सबसे अच्छा तरीका स्वयं की खोज की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। ऐसे छात्रों को सीखने के लिए डैश को प्रोत्साहित करने की अत्यधिक संभावना है। तो देखिए, प्रेरणा जो है दो टाइप्स का होता है, एक आंतरिक प्रेरणा होता है, एक बाहरी प्रेरणा होता है। तो स्टूडेंट को क्या चाहिए? इंटरनल मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल मोटिवेशन आपका क्षणिक होता है, कुछ टाइम के लिए रहेगा, है ना, एक दिन के लिए रह सकता है, 2 दिन के लिए रह सकता है। लेकिन इंटरनल अगर आप मोटिवेट हैं तो आप जो निरंतर काम करेंगे। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करते हैं, यह कथन किसका श्रेय दिया जाता है? तो ये एक फैक्चुअल टाइप का प्रश्न है एंड ये बात आपका पियाजे के सिद्धांत के द्वारा किया गया था। ठीक है, पियाजे ने एक सिद्धांत दिया था, ये आपका बीएड सेमेस्टर 1 में डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, तो फिलहाल याद रखिए कि इनका कहना था कि बच्चे जो है वो सक्रिय रूप से दुनिया को अपनी समझ का निर्माण करते हैं।
73 का है कि एक बच्चा खिलौने को तोड़ता है और उनके घटकों का पता लगाने के लिए उन्हें अलग करता है। आप क्या करेंगे? बच्चे को खिलौने से कभी ना खेलने दें, हमेशा कड़ी नज़र रखें, उनके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करें और उनकी ऊर्जा को दिशा दें। उसे समझाएं कि खिलौने को तोड़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे भी आपको पॉजिटिव दृष्टिकोण से सोचना है। तो उनको यहाँ पे क्या करना है कि उनके जिज्ञासु स्वभाव को यहाँ पे प्रोत्साहित आपको करना है, ठीक है, एंड उनकी ऊर्जा को दिशा देना है। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 74 है आपका, व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है। यह कथन किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? तो ये भी आपका बीएड में पढ़ना होता है। बीएड सेकेंड सेमेस्टर का एक टॉपिक है जो कि ट्रायल एंड एरर मेथड। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, परीक्षण और त्रुटि विधि, ठीक है। एंड ये जो सिद्धांत है वो आपका थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। हालांकि जब मैं क्लास इसका लूँगा टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो आपको इसके बारे में जो है वो थोड़ी थोड़ी जानकारी जो है वो ज़रूर दूंगा, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न आए तो आप आसानी से जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी प्रश्न अगर इन टॉपिक से पूछा जाता है तो वो बस ऊपर वाला सवाल पूछा गया है, बहुत ही आसान है, ठीक है। एंड ये चीज़ आपका तब पता चलेगा जब आप ये चीज़ बीएड में पढ़ेंगे, ठीक है। ज़्यादा डीपली जो प्रश्न यहाँ पे नहीं पूछा जाता है एंट्रेंस एग्जाम में। आगे है आपका, निम्नलिखित में कौन सा शैक्षिक क्षेत्र में निर्माणात्मक मूल्यांकन का उपकरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट इन स्कॉलस्टिक डोमेन, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो इनमें से कौन सा उसका जो टूल है वो नहीं है, तत्व जो है वो नहीं है, उपकरण नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो एमसीक्यू। देखिए एमसीक्यू के द्वारा जो है वो आप बच्चों का यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट सही से नहीं ले सकते हैं, ठीक है। परियोजना कार्य कर सकते हैं, ऑरल क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो बहु एमसीक्यू के द्वारा जो है वो किसी भी बच्चों का यहाँ पे आप कह सकते हैं कि उनका स्कॉलस्टिक जो है डोमेन का यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं लिया जा सकता है ना। तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे है आपका, कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे शैक्षणिक संस्थान में काम कर रहे हैं जहां लोगों की स्थिति समान है। इस तरह के संदर्भ में संचार की कौन सी विधि सबसे उपयुक्त और सामान्य रूप से नियोजित है? तो आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। सबको अगर समान माना जाता है तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल की बात आती है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं अगर असमान होता तो ये आपका वर्टिकल में आ जाता। आगे है आपका, एक कक्षा में छात्रों को संबोधित करते समय शिक्षक द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण तत्व की पहचान करें, ठीक है। तो देखिए जब टीचर जो है किसी बच्चा को या फिर कक्षा में संबोधित करता है, ठीक है, तो उन्हें आवाज़ के बारे में ध्यान रखना होता है, वॉइस मॉड्यूलेशन के बारे में, कि उनकी आवाज़ है वो स्पष्ट है, सभी बच्चों तक पहुंच रही है। अब यहाँ पे आसन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आसन का यहाँ पे कोई मतलब नहीं हो जाता है। निकटता से बचना ये भी यहाँ पे बेसिक नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन कह सकते हैं तो आवाज़ मॉड्यूलन यहाँ पे सही हो जाएगा, वॉइस मॉड्यूलेशन। विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी महत्वपूर्ण है? सीखने की शैली, व्यक्तित्व, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ऊपर के सभी। तो सभी ऑप्शन सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर इंपॉर्टेंट अबाउट अ स्टूडेंट टू मोटिवेट देम फॉर स्टडीज, यानी कि स्टडी के लिए उन्हें क्या करना है, मोटिवेट करना है। तो उनके लिए क्या क्या जिम्मेदार हो सकता है? लर्निंग स्टाइल, बिल्कुल सही बात है। पर्सनैलिटी भी बिल्कुल सही बात है। सोशियो कल्चर बैकग्राउंड तो डिपेंड करता ही करता है। व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर गुड टीचिंग, अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है, ठीक है। तो निदान, उपचार, दिशा, प्रतिक्रिया। तो अच्छे शिक्षण के लिए आपका ये चारों इंपॉर्टेंट हो जाता है। निदान भी जरूरी है, उपचार भी जरूरी है, दिशा, प्रतिक्रिया, ये सभी चीज़ें आपकी जो है वो यहाँ पे जरूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 80 है कि मोस्ट ऑफन द टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन इज, सबसे अधिक शिक्षक छात्र संचार है। तो मोस्ट ऑफन द टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन इज यूटिलिटेरियन, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है, उपयोगी होना चाहिए, ठीक है। शिक्षक और छात्र के बीच जो संचार है वो आपका सबसे अधिक उपयोगी होता है। नेक्स्ट है आपका, अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर। वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, मूल्यांकन, फिर से पढ़ाना, उद्देश्यों का निर्माण, सामग्री की प्रस्तुति, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आपको अरेंज करना है तो उद्देश्यों का निर्माण। जैसे अगर आप
किसी चीज़ को क्या करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उसका क्या उद्देश्य है, ये चीज़ तो पहला मैटर करता है, किस उद्देश्य से आप उन्हें वो चीज़ पढ़ा रहे हैं। तो पहला तो 4 आना चाहिए, एंड 4 से आपका स्टार्ट जो है केवल एक ऑप्शन है लास्ट वाला, तो एक ऑप्शन के जरिए भी आप इसको पता लगा सकते थे। एंड उसके बाद है 1 नंबर। तो देखिए इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं, वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं। देखिए बच्चों को जब कुछ पढ़ाया जाता है तो उसको इस कदर पढ़ाया जाता है कि वे पहले से जो कुछ जानते हैं एंड जो नया चीज़ जानने वाले हैं उन दोनों को कनेक्ट करके पढ़ाया जाए, ताकि बच्चों को लंबे समय तक वो चीज़ याद भी रहे एंड अच्छे से वो चीज़ सीखे भी। इसीलिए बच्चों को जनरली जो है वो अपने वातावरण की चीज़ों से कनेक्ट करके चीज़ों को जो पढ़ाया जाता है। ठीक है, आगे है आपका वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना। उसके बाद सामग्री की प्रस्तुति किया जाता है, चीज़ों को वहाँ पे प्रेजेंट किया जाएगा। एंड 2 का है उसके बाद कि मूल्यांकन किया जाएगा, एंड 2 के बाद आपका 3 फिर से पढ़ाना, मूल्यांकन करेगा, फिर आपका कुछ अगर कुछ कमी दिखेगा तो उसका वहाँ पे फिर से उसको पढ़ाया जाएगा, उसका निदान किया जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है आपका, डायनेमिक अप्रोच के बारे में बात की गई है। शिक्षण के लिए गतिशील दृष्टिकोण का मतलब है। ठीक है, शिक्षण के लिए गतिशील दृष्टिकोण का क्या मतलब होता है। शिक्षण सशक्त और प्रभावी होना चाहिए, बिल्कुल ये बात सही है। शिक्षक ऊर्जावान और गतिशील होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। शिक्षण के विषय स्थिर नहीं बल्कि गतिशील होने चाहिए, ये भी ठीक है। छात्रों की गतिविधियों के माध्यम से सीखने के लिए आवश्यकता होनी चाहिए। यहाँ पे चूंकि गतिशील दृष्टिकोण के बारे में पूछा गया था तो ये आपका बिल्कुल डी वाला वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। हमने आपको बताया टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है, बेस्ट में बेस्ट यानी कि सबसे अच्छा, चारों में सबसे अच्छा ऑप्शन आपका डी वाला सही हो जाएगा। छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से सीखने के लिए आवश्यकता होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ए प्रोजेक्टेड एड। आपने प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा, आजकल बहुत जगह प्रोजेक्ट के थ्रू पढ़ाया जाता है, तो इनमें से कौन सा जो है वो उससे रिलेटेड नहीं है। तो ओवरहेड प्रोजेक्शन, नाम प्रोजेक्शन आया है तो बिल्कुल ये होगा, यानी कि इससे कनेक्टेड है। यहाँ पे पूछा डज नॉट, मोशन पिक्चर प्रोजेक्ट के थ्रू कराया जा सकता है, स्लाइड भी पिक्चर के थ्रू कराया जा सकता है, तो क्या नहीं कराया जा सकता है, ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड जो प्रोजेक्ट से कनेक्टेड यहाँ पे नहीं है। निम्नलिखित में से किस विधि से विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन संभव है। ठीक है, किस विधि से जो है हम लोग स्टूडेंट्स का सही मूल्यांकन कर सकते हैं। तो पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन, ये बिल्कुल भी गलत बात है। मूल्यांकन वर्ष में 2 बार, ये भी ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर बच्चों का हम लोग कंटिन्यूअस इवोल्यूशन करते हैं, निरंतर मूल्यांकन अगर लेते हैं, तो आप जो है यहाँ पे कह सकते हैं कि बच्चों का जो है यहाँ पे सही मूल्यांकन इसके थ्रू संभव है। ठीक है, ये दोनों में ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत फर्क होता है। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस अगर दे रखा है तो ये इससे थोड़ा सा ज़्यादा करेक्ट है। ठीक है, एक प्रभावी कक्षा वातावरण का सार है। शिक्षक सहायक सामग्री की एक किस्म, छात्र शिक्षक बातचीत, पिन ड्रॉप साइलेंस, सख्त अनुशासन। मैंने आपको बताया नेगेटिव नहीं सोचना होता है, पिन ड्रॉप साइलेंस गलत है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन यहाँ पे होगा ही नहीं। ए वैरायटी ऑफ टीचिंग एड्स, एंड यहाँ पे है आपका लाइवली स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन जो है आपका एक इफेक्टिव क्लासरूम के लिए ज़रूरी है। मोटिवेशन क्या है, यानी कि प्रेरणा क्या है, प्राकृतिक अवस्था है, भौतिक अवस्था है, मानसिक अवस्था है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रेरणा एक तरह का मेंटल होता है, मेंटल सिचुएशन है, साइकोलॉजिकल स्टेट है। ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स, देखिए एड्स किसको कहते हैं। देखिए पढ़ने पढ़ाने के दौरान हम लोग विभिन्न तरह के जो है वो TLM का उपयोग करते हैं, आगे चलकर आपको इसके बारे में पता चलेगा। TLM यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि पढ़ाने के दौरान हम लोग जिस जिस मटेरियल का उपयोग करेंगे, जिस जिस सब्सटेंस का उपयोग करेंगे, उसी को हम लोग एड्स के नाम से जानते हैं, AIDS, एंड इसी को हम लोग TLM भी कहते हैं। तो ऑडियो विजुअल TLM एक होता है कि ऑडियो यानी कि जिसको सुना जा सकता है, विजुअल जिसको देखा जा सकता है, दोनों का उपयोग करके जिस TLM के जरिए पढ़ाया जाता है, जैसे कि आप TV वगैरह के बारे में देख सकते हैं, स्मार्ट बोर्ड वगैरह के बारे में। ठीक है, तो उसके थ्रू अगर आप कोई वीडियो दिखाते हैं बच्चों को, ठीक है, तो वहाँ पे आपका साउंड भी आएगा, वो लोग देख के भी चीज़ों को सीखेंगे। तो किस प्रकार के बच्चों के लिए ये ज़्यादा उपयोगी हो सकता है, ज़्यादा उपयोगी किस प्रकार के बच्चों के लिए हो सकता है, तो धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए ये आपका ज़्यादा सुटेबल हो सकता है, उपयोगी जो है वो हो सकता है। हालांकि देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके सभी छात्रों के लिए मदद करते हैं, ये बात बिल्कुल भी सही है।
बुद्धिमान छात्र के लिए तो मदद करेगा ही, प्रश्न के लिए भी करेगा, जिज्ञासु के लिए करेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा मदद किसके लिए करेगा? धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे इसके मदद करेगा। बुनियादी शिक्षा प्लान इज पास्ड ऑन, बुनियादी शिक्षा योजना जो है वो किसने दिया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा ये योजना जो है वो बनाई गई थी, तैयार की गई थी। यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आपका 89, शिक्षक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए शिक्षा में अंतःक्रियात्मक विश्लेषण श्रेणी प्रणाली डैश द्वारा विकसित की गई। तो किसके द्वारा यहाँ पे ये विकसित की गई थी? 89 का यहाँ पे बी फ्लेंडर सही हो जाएगा। ठीक है, शिक्षक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए ये भी एक तरह का फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो अंतःक्रियात्मक विश्लेषण जो है आपका वो फ्लेंडर के द्वारा दिया गया था। NUEPA इज कंसर्न विथ, देखिए इसके फुल फॉर्म में ही आपको जो है वो यहाँ पे छिपा हुआ है, हालांकि इसको अब बदल के जो है आपका नीपा कर दिया गया है, NIEPA। ठीक है, इसका फुल फॉर्म की अगर बारे में बात की जाए तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एक ऐसी संस्था है जो आपका एजुकेशन से रिलेटेड प्लानिंग वगैरह करती है। ठीक है, तो एजुकेशनल प्लानिंग से यहाँ पे कनेक्टेड हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91 है कि छात्रों के बीच नैतिक मूल्यों को प्रभावी ढंग से विकसित किया जा सकता है जब शिक्षक अक्सर मूल्यों की बात करता है, स्वयं उनका अभ्यास करता है, महान व्यक्तियों की कहानी सुनाता है एंड इनमें से कोई नहीं। तो नैतिक क्या होता है? नैतिकता का मतलब होता है अगर आप सही या गलत की पहचान कर सकते हैं तो आप में नैतिक का गुण जो है वो पाया जाएगा। तो वही पूछा गया है कि छात्रों के बीच नैतिक मूल्यों को प्रभावी ढंग से कैसे विकसित किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसका जो सही जवाब हो जाएगा स्वयं उनका अभ्यास करता है। ठीक है, अभ्यास करके यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे डेवलप किया जा सकता है। अगला सवाल है आपका कि डैश सीखने में मौखिक मार्गदर्शन सबसे कम प्रभावी होता है। देखिए, अगर आप हिंदी के सवाल को पढ़ के जवाब देते हैं एंड अगर हिंदी के सवाल को समझ में नहीं आता है तो एक बार कोशिश कीजिएगा कि इंग्लिश वाले भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स दे रखे होते हैं जो हिंदी में आपको नहीं समझ में आता है। तो वर्बल गाइडेंस इज लिस्ट इफेक्टिव इन द लर्निंग ऑफ एप्टीट्यूड्स, स्किल, एटीट्यूड्स, रिलेशनशिप्स। कहने का मतलब ये है कि इनमें से कौन सा चीज़ सीखने के लिए हमको जो मौखिक मार्गदर्शन की आवश्यकता बहुत कम होती है या फिर ना के बराबर, जो कि लिखा गया है कि कम प्रभावी। तो कौशल, किसी भी स्किल को अगर आप सीखते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर क्या इंपॉर्टेंट होता है कि आप बार बार उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ पे मौखिक मार्गदर्शन जो है वो बहुत कम इफेक्टिव होता है। ठीक है, आगे है आपका 93, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा दूरदर्शन का शैक्षिक टेलीविज़न चैनल है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ज्ञान दर्शन। ठीक है, 93 का ज्ञान दर्शन बिल्कुल सही है। आप लोग अगर DTH वाला अगर टीवी देखा करते होंगे तो वहाँ पे भी ये चैनल आपको देखने को मिलता होगा, जहाँ पे हमेशा जो है वो दिन में आपको शैक्षिक टेलीविज़न से रिलेटेड जो प्रोग्राम दिखाए जाते हैं। हमेशा क्लास से रिलेटेड जो आपको वहाँ पे एजुकेशनल प्रोग्राम जो है वो दिखाए जाते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। आगे है आपका डैश के लिए प्रयोग सत्य जानने की मानक प्रक्रिया है। फॉर डैश एक्सपेरिमेंटेशन इज स्टैंडर्ड प्रोसीड्योर टू नो द ट्रूथ। तो यहाँ पे प्रयोग जानने के लिए हम लोग यहाँ पे विज्ञान की बात कही गई है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन कहाँ पे होता है? तो विज्ञान में, ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कारण और प्रभाव संबंधों का अध्ययन डैश अध्ययनों द्वारा किया जाता है। किसी भी चीज़ के आप कॉज एंड इफेक्ट के बारे में अगर पता लगाते हैं तो वो तभी पता लगेगा जब उसका आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के पश्चात ही आपको उसका कारण और प्रभाव जो है वो जानने को मिलेगा। 96 है यशपाल समिति की रिपोर्ट 1993 का क्या उद्देश्य है? तो लर्निंग विदाउट बर्डन। यहाँ पे बर्डन से संबंधित क्या है कि बिना बोझ के, यानी कि बेग का बोझ के बारे में बात की जाती है। ठीक है, जब आप इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि यशपाल समिति का रिपोर्ट क्या था, तो ये शिक्षा से रिलेटेड एक रिपोर्ट होती है जिसमें बच्चों को यहाँ पे लर्निंग विदाउट बर्डन पे जोर दिया जाता है। यानी कि बच्चे पढ़ाई करेंगे लेकिन उनका जो बोझ रहेगा, बेग का बोझ, वो बहुत कम, मिनिमम रहने का बात जो है वो कहा गया है। ठीक है, तो शिक्षा में सुधार के लिए बहुत सारी समिति जो है वो के थ्रू रिपोर्ट बनाया जाता है, बहुत सारे प्लान वगैरह बनाए जाते हैं, तो उनमें से ये भी आपका एक है।
नेक्स्ट सवाल है आपका कि प्रथम व्यावहारिक बुद्धि परीक्षण का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, द फर्स्ट प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस टेस्ट वाज इन्वेंटेड बाय, तो अल्फ्रेड बिने के द्वारा जो है वो यहाँ पे किया गया था। आईक्यू आपने पढ़ा होगा, इंटेलिजेंस कोशिएंट, ठीक है, बुद्धि लब्धि, तो इसकी जो खोज है वो इन्हीं के द्वारा की गई थी, अल्फ्रेड बिने के द्वारा। अगला है इनसाइट लर्निंग वाज प्रपोज्ड बाय, तो ये किनके द्वारा की गई थी, तो यहाँ पे 98 का वोल्फगैंग कोहलर, इनसाइट जो लर्निंग थ्योरी है वो आपका वोल्फगैंग कोहलर के द्वारा जो है वो की गई थी। एक छात्र का मुझे परवाह जो है वो नहीं है, रवैया उसका डैश प्रदर्शन करता है, आई डोंट केयर, एटीट्यूड ऑफ ए स्टूडेंट डिमॉन्स्ट्रेट दिस। अब यहाँ पे देखिए, एक चीज़ आप अगर हिंदी में पढ़ते हैं तो हिंदी से ज़्यादा बेटर आपको इंग्लिश वाला लगेगा, क्योंकि इंग्लिश में बहुत ही आसान शब्दों में ये चीज़ समझा रखा है कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो आई डोंट केयर जैसे एटीट्यूड दिखा रहा है तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को डिनाई कर रहा है, यानी कि इनकार कर रहा है। आप भी देखते होंगे बच्चे अक्सर जो है वो उसके साथ कुछ चीज़ें हो जाती है, घटना वगैरह हो जाती है या फिर कोई बात हो जाती है तो हमेशा वो कहता है कि आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बेसिकली वो उस चीज़ को इनकार कर रहा है, डिनाई कर रहा है। ठीक है, आखिरी सवाल है आपका कि स्वयं वास्तविक कर्ता समानताएं साझा करते हैं, या किसने कहा है। तो ये आपका जो है किसके द्वारा कहा गया था, अब्राहम मास्लो के द्वारा। तो ये सब आपका फैक्चुअल सवाल है। देखिए, जितने भी स्टेटमेंट पे आधारित सवाल होते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट किसके द्वारा किया गया है, तो ये एक तरह से कह सकते हैं तथ्यात्मक टाइप का सवाल है। ये सब आपको याद करना होगा, ये सब में कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। हालांकि इसका थ्योरी जब आप पढ़िएगा तो आपको वहाँ पे ये चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, पहला जो प्रश्न है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय शिक्षण योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय मुख्यतः डैश से संबंधित है, शैक्षिक पर्यवेक्षण, शैक्षिक एकता, शिक्षा नीति में प्रबंधन, शैक्षिक मूल्यांकन। तो यहाँ पे आपका जो है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मैनेजमेंट इन एजुकेशन पॉलिसी से जो है वो यहाँ पे NUEPA रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी डैश में अपने आप हल ढूंढते हैं, अंतरक्रिया विधि, डिस्कवरी विधि, दोनों, कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डिस्कवरी मेथड। जब हम टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास लेंगे उस टाइम हम आपको बताएंगे कि इंट्रैक्शन मेथड किसे कहते हैं, डिस्कवरी मेथड किसे कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी आपको बहुत सारे मेथड के बारे में पढ़ना है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस सूची में भारतीय संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शिक्षा को हस्तांतरित किया गया है, केंद्रीय सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, उपरोक्त सूची में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो है वो 33 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन दूरदर्शन का शैक्षिक टेलीविजन चैनल है, गुरुकुल, ज्ञान भारती, ज्ञान दर्शन वन, और डी ऑप्शन है आपका विद्या। तो यहाँ पे आपका ज्ञान दर्शन वन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, कारण और प्रभाव संबंध डैश अनुसार। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो थोड़ा कट रहा है। कारण और प्रभाव संबंध डैश अनुसंधान विधियों द्वारा स्थापित किए गए हैं, क्लिनिकल, तुलनात्मक, विकासात्मक, प्रायोगिक। तो यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रायोगिक, एक्सपेरिमेंटल जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, डैश वह डिग्री है जिससे एक परीक्षण मापता है कि उसे क्या मापना चाहिए, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, प्रयोज्यता। तो यहाँ पे आपका जो है वो 36 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वैलिडिटी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वैलिडिटी जो है वो वह डिग्री है जिससे एक परीक्षण मापता है कि उसे क्या मापना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37, डैश का अर्थ है प्रत्येक छोटे कदम को वांछित लक्ष्य या व्यवहार की ओर मजबूत करना। 4 ऑप्शन है, क्विंग, सकारात्मक अभ्यास, संकेत, आकार देना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, आकार देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक 25 वर्षीय लड़के का IQ क्या होगा जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है। तो यानी कि यहाँ पे आपका IQ निकालना है। तो दोस्तों IQ का एक जो है वो फार्मूला आपका होता है। ठीक है, फार्मूला आपका यहाँ पे जो है वो एक IQ का होता है, ये हम आपको बता रहे हैं।
मानसिक आयु बाय वास्तविक आयु इंटू 100, इस टाइप का एक फॉर्मूला होता है IQ का, और इसी के अकॉर्डिंग जो है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो देखिए क्या यहाँ पे आपका, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मानसिक आयु यहाँ पे बच्चा का जो है वो 16 दे रखा है, वास्तविक आयु 25 है, और इंटू 100 तो 25 चौक 100, 16 चौक 64, यानी कि 64 यहाँ पे राइट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला आपको याद रखना है, IQ वाला फॉर्मूला जो है वो आपको याद कर लेना है कि मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 यानी कि 39, अधिक संख्या वाली कक्षा को पढ़ाने वाले शिक्षक के लिए कौन सी तकनीक सबसे अच्छी है? वाद विवाद, चर्चा व्यवहारिक, व्याख्यान के साथ समूह कार्य, व्याख्यान और कक्षा नोट्स, स्वाध्याय और प्रश्न पूछना, ठीक है। सॉरी, स्वाध्याय है ये, स्वाध्याय और प्रश्न पूछना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 39 के यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, व्याख्यान और कक्षा नोट्स। सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य के प्रणेता, ठीक है, प्रणेता थे, कौन थे ये आपको बताना है। आदिशेषा समिति, ईश्वर भाई पटेल समीक्षा समिति, राममूर्ति समिति, संपूर्णानंद समिति। तो यहाँ पे 40 का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर भाई पटेल समीक्षा समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपका उद्देश्य डैश है तो समूह कार्य एक अच्छा विचार नहीं है। समन्वय और साझाकरण में सुधार करना, कार्य और जिम्मेदारी का विभाजन, किसी समस्या के विभिन्न पहलुओं की पहचान करना, सीखने की कठिनाइयों पर काबू पाना। तो यहाँ पे आपका जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा, किसी समस्या के विभिन्न पहलुओं की पहचान करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यवसाय का चुनाव डैश पर निर्भर करता है। परिवेश में आसानी, व्यवसाय से उत्पन्न आय, शिक्षार्थी की रुचि और कौशल, एक छात्र द्वारा स्कूल में सीखे गए विषय। तो यहाँ पे जो है वो आपका शिक्षार्थी की रुचि और कौशल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि किसी व्यवसाय का चुनाव जो है वो शिक्षार्थी की रुचि और कौशल पर निर्भर करता है। पीढ़ीगत अंतर यानी कि जेनरेशन गैप डैश को संदर्भित करता है। किशोरों के प्रति वयस्कों के दृष्टिकोण, विभिन्न आयु समूहों के मूल्यों में अंतर, किशोरों की समस्याओं, किशोरों की बढ़ती जागरूकता। तो यहाँ पे जो है वो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हो कि जेनरेशन गैप किसे कहा जाता है, कि विभिन्न आयु समूहों के मूल्यों में अंतर। क्वेश्चन नंबर 44, एक शिक्षक को आदर्शवादी बनकर उदाहरण क्यों स्थापित करना चाहिए? छात्रों का मूल्य नहीं होता है, छात्र आमतौर पर शिक्षकों की नकल करते हैं, शिक्षक वयस्क होते हैं और शिक्षक पिता तुल्य होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो आमतौर पर जो है वो शिक्षकों की नकल करते हैं, छात्र जो है वो क्या करते हैं, टीचर का यहाँ पे कॉपी करते हैं, ठीक है, टीचर से ही जो सीखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो है वो शिक्षक को आदर्शवादी बनकर जो है वो उदाहरण स्थापित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक शिक्षक को छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? सामान्य, पिता, मित्र, नेता। तो यहाँ पे जो है वो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक्चुअली जो है वो बहुत सारे बुक में इसका आंसर मित्र दे रखा है, लेकिन इस बार जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, 2022 में जो बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, उस समय जो आंसर की आपका जारी किया गया था उसमें आपका नेता, लीडरशिप ऑप्शन था, ठीक है, क्योंकि एक छात्र में जो है वो लीडरशिप का गुण होना चाहिए। तो इसीलिए मैं भी यहाँ पे आपको जो है आंसर यही दे रहा हूँ, नेता यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यही आंसर आपका जो है वो झारखंड कंबाइंड की तरफ से अप्रूव किया गया है, ठीक है, काउंसिल के तरफ से। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, चरित्र डैश द्वारा विकसित किया जाता है? इच्छा शक्ति, आचरण और व्यवहार, नैतिकता, उपरोक्त सभी। तो 46 का यहाँ पे जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए शिक्षा में अंतःक्रिया विश्लेषण श्रेणी प्रणाली का विकास किसने किया? फ्लेंडर, रेयन, एमिडॉन और साइमन रिचर्ड ओवर। तो यहाँ पे जो है वो 47 का ऑप्शन नंबर ए फ्लेंडर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, मनोविश्लेषण का जनक है, मनोविश्लेषण का जनक, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो आपका साइको एनालिसिस का जो फादर है वो आपका ऑप्शन नंबर
डी यानी कि सिगमंड फ्राइड को कहा जाता है। ओके, इसे आपको याद रखना है, सिगमंड फ्राइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी कक्षा में एक आक्रामक छात्र है, यानी कि एग्रेसिव स्टूडेंट, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि जिन्हें गुस्सा आता है, लगातार जो है वो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करता है, वैसे स्टूडेंट। आप उसे संभालने के लिए निम्नलिखित में से किसे अपनाएंगे? उसे आक्रामक तरीके से कार्य करने का अवसर देंगे, उससे आक्रामकता के हानिकारक परिणामों के बारे में समझाएं, उसे दंडित करें, उसे बेहद निराशाजनक और शर्मनाक स्थिति में डाल दें। तो यहाँ पे आपका जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक टीचर होने के नाते आपको जो है ये कदम उनके साथ उठाना चाहिए। 50 है, शिक्षण के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रस्तावक है N.L. गेज, शिव कुमार मित्रा, B.F. स्किनर, मैकडोनाल्ड। तो यहाँ पे जो है 50 का ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, N.L. गेज। कक्षा में बात करना और अनुशासनहीनता का संकेत है। अनुशासनहीन छात्र, दोहराव के कारण बोरियत, सिखाई गई चीज़ों के बारे में भ्रम, व्याख्यान बिंदुओं का सारांश नहीं करना। तो यहाँ पे जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा, दोहराव के कारण बोरियत। कक्षा में बात करना और अनुशासनहीनता का संकेत है, यानी कि टीचर जो है बार बार एक ही चीज़ को वहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है कि आपके पास लड़कों और लड़कियों के एक मिश्रित कक्षा है, उनके बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाएंगे? माता पिता से समानता पर चर्चा करने के लिए कहना, लड़कों और लड़कियों को एक बेंच साझा करवाना, उन कार्यों को निर्धारित करना जिन्हें एक साथ करना है, पाठों में समानता की बात करना, ठीक है। तो यहाँ पे 52 का जो है वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उन कार्यों को निर्धारित करना जिन्हें एक साथ करना है। 53, शिक्षा में सज़ा का प्रमुख नुकसान यह है कि यह अप्रिय भावनाओं को उत्पन्न करता है, यह समस्याओं को अस्थायी रूप से हल नहीं करता है, यह टीम वर्क को रोकता है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है वो यह अप्रिय भावनाओं को उत्पन्न करता है। अगर आप एक आइडियल टीचर हो तो आपको जो है वो सज़ा किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे यह एक नुकसान होता है कि वह जो है वो स्टूडेंट के मन में अप्रिय भावनाओं को उत्पन्न करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 54, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? शिक्षकों और छात्रों के बीच संबंध, विषय वस्तु, शिक्षण तकनीक और प्रयुक्त सहायक सामग्री, छात्र का ज्ञान। तो यहाँ पे जो है वो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिक्षकों और छात्रों के बीच संबंध। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में अभिप्रेरण उपागम डैश की ओर जाता है, विशेष से सामान्य, ज्ञात से अज्ञात, सरल से जटिल, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि विशेष से सामान्य भी जाता है, ज्ञात से अज्ञात भी, और सरल से जटिल की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो तीनों करेक्ट है। 56, छात्रों का भावनात्मक समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट डैश में प्रभावी होता है, व्यक्तित्व निर्माण, कक्षा शिक्षण, अनुशासन, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे 56 का जो है वो डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। शिक्षण सहायक सामग्री के किस समूह श्रेणी में ब्लैकबोर्ड को शामिल किया जा सकता है? ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विजुअल एड्स वैसा सामग्री जिसको जो है हम लोग देख के सीखते हैं, ठीक है। तो विजुअल एड्स के अंतर्गत आपका जो है ब्लैकबोर्ड को शामिल किया जाता है। 58, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या है? एक होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और दूसरा होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आपका इंट्रापर्सनल आया हुआ है। ऑप्शन है, दूसरे व्यक्ति के साथ संचार अनिवार्य करता है, स्वयं के भीतर संचार को दर्शाता है जिसमें आवश्यक रूप से सोचने और महसूस करने की प्रक्रिया शामिल होती है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने आप से होशपूर्वक या अवचेतन रूप से जुड़ते हैं, केवल बी और सी दोनों। तो यहाँ पे 58 का जो है वो डी करेक्ट है, बी और सी, यानी कि स्वयं के भीतर संचार को दर्शाता है जिसमें आवश्यक रूप से सोचने और महसूस करने की प्रक्रिया शामिल होती है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने आप से होशपूर्वक या अवचेतन रूप से जुड़ते हैं। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब हुआ ऑप्शन बी और सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अधिकारवादी की शिक्षण विधि है शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित, अनुभव आधारित। तो यहाँ पे जो है वो शिक्षक केंद्रित हो जाएगा। अधिकारवादी की शिक्षण विधि जो है वो आपका शिक्षक केंद्रित होती है। क्वेश्चन नंबर 60 है,
नैतिक विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? लॉरेंस कोहलबर्ग, एरिक फ्रॉम, डेनियल कॉलमैन, बेंजामिन ब्लूम। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक है, नैतिक विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा। देखिए यहाँ पे फिर से आपका आ चुका है, पहले आया आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, अब आ चुका है आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, पारस्परिक संचार। तो इसका मतलब होता है जस्ट उसका उल्टा हो गया, यहाँ पे अपोजिट होगा। ठीक है, दूसरे व्यक्ति के साथ संचार अनिवार्य करता है। ठीक है, एक साइड का यहाँ पे जो एक करेक्ट हो जाएगा, दूसरे व्यक्ति के साथ संचार अनिवार्य करता है। यही सेम ऑप्शन आपको वहाँ पे भी दे रखा था, लेकिन वहाँ पे हम लोगों ने बी और सी को करेक्ट किया था, तो यहाँ पे आपका एक करेक्ट हो जाएगा। आगे का ऑप्शन पढ़ने का यहाँ पे जो है आवश्यकता नहीं है, आप इसको जो है वो टिक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के महत्वपूर्ण तत्व है स्व अवधारणा, धारणा, उम्मीदें, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो बर्थ साइड का आपका डी करेक्ट हो जाएगा। सेल्फ कॉन्सेप्ट, स्व अवधारणा। देखिए वही सब क्वेश्चन जो है वो घुमा फिरा कर आपका पूछा जा रहा है 3 बार। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल जो कम्युनिकेशन है उसी से आपका यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन बन चुका है। अब इंट्रापर्सनल संचार के लिए आधार प्रदान करता है, क्योंकि यह नियंत्रित करता है कि कोई व्यक्ति स्वयं को कैसे मानता है और अन्य व्यक्तियों की ओर उन्मुख होता है। स्व अवधारणा जिसे स्व जागरूकता भी कहा जा सकता है, ए व बी दोनों सही है। तो 63 का यहाँ पे जो है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपका, उसी से रिलेटेड है। स्व अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन से कारक शामिल है? विश्वास, मूल्य, अभिवृत्तियाँ, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये जो तीनों है वो आपका स्व अवधारणा में आता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट में। पैरसाइट, स्वतंत्र भारत में पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर के.एल. श्रीमाली, श्री हुमायूं कबीर, श्री M.C. छागला। ठीक है, तो 65 का ए आपका करेक्ट हो जाएगा। युवा किशोर अपने डैश को व्यक्त करने के लिए विद्रोह करते हैं, पर लगाए गए बाहरी अनुशासन, अपनी रचनात्मकता, स्वतंत्रता की अपनी इच्छा, अपने व्यक्तिगत अपर्याप्तता। तो यहाँ पे जो आपका ये हो जाएगा स्वतंत्रता की अपनी इच्छा। ठीक है, युवा किशोर जो है वो स्वतंत्रता की अपनी इच्छा को व्यक्त करने के लिए विद्रोह करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, थोड़ा सा यहाँ पे इसको जो है ब्लर कर दिया गया है, अच्छा से जो है इसका पिक नहीं आया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि क्या क्वेश्चन है। डैश ने अभिनव परियोजना लोक जुम्बिश पीपल्स मूवमेंट फॉर एजुकेशन फॉर ऑल शुरू की। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक जो है वो अभिनव परियोजना है, उसका नाम दे रखा है लोक जुम्बिश पीपल्स मूवमेंट फॉर एजुकेशन फॉर ऑल शुरू की। तो ये जो योजना है वो आपका कौन से स्टेट में शुरू किया गया है? ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इन चारों में से कौन से स्टेट में इस योजना को जो है वो स्टार्ट किया गया है? योजना का नाम है लोक जुम्बिश पीपल्स मूवमेंट फॉर एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 68, डैश के लिए ब्लैक बोर्ड का उपयोग नहीं किया जा सकता? किसी पैराग्राफ में सुधार, सूचना के आधार पर रिपोर्ट बनाने, योजनाबद्ध आरेख दिखाने, तथ्यों के बीच संबंधों का सारांश। तो यहाँ पे सूचना के आधार पर रिपोर्ट बनाने की में जो है ब्लैक बोर्ड का उपयोग नहीं किया जा सकता। 69, पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य डैश प्रदान करना है। ए ऑप्शन है कि एक शिक्षार्थी को पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण सामग्री, शिक्षकों को शिक्षण का आधार बनाने के लिए एक सामग्री, परीक्षाओं के लिए आधार और विषय वस्तु बनाने वाली सामग्री, और शिक्षकों को पठन और संदर्भ सामग्री। तो यहाँ पे 69 का जो है वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, एक शिक्षार्थी को पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण सामग्री। चलिए 70 और आखिरी प्रश्न है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का। 1813 के चार्टर अधिनियम का उद्देश्य डैश था? शिक्षा पर सरकार का नियंत्रण, अंग्रेजी शिक्षा को सामान्य बनाना, भारतीय जनता में शिक्षा का प्रचार प्रसार, और आखिरी जो ऑप्शन है वो है आपका दुनिया भर में शिक्षा का प्रसार करना। तो 1813 के चार्टर अधिनियम का उद्देश्य था भारतीय जनता में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन को किया, जो कि आपका 2022 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है स्वाभाविक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण,
जन्मजात तथा अर्जित, अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। तो देखिए मनोवैज्ञानिक अब्राम मैस्लो के द्वारा जो है वो अभिप्रेरणा को दो वर्गों में बांटा गया है, जन्मजात तथा अर्जित। तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जन्मजात अभिप्रेरणा क्या होता है? जो जन्म से पाए जाते हैं, जैसे कि भूख, प्यास, निंद्रा, ठीक है, विश्राम, ये सब जो है वो आपका जन्मजात अभिप्रेरणा है। कभी कभी आपको एग्जाम में जो है वो एग्जाम्पल दे के पूछा जाता है कि यह कौन सा अभिप्रेरणा है, तो इसका एग्जाम्पल भी आप लोग जो है वो याद कर लीजिएगा। अर्जित अभिप्रेरणा क्या है? जो जन्म के बाद, ठीक है, कोई भी इंसान जो है वो जन्म के बाद अपने अनुभव और प्रयासों से प्राप्त करता है, तो ऐसे अभिप्रेरणा को हम लोग क्या कहते हैं? अर्जित अभिप्रेरणा। और ये किसके द्वारा क्लासिफाई किया गया है? तो अब्राम मैस्लो के द्वारा। तो इतना चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का हस्तांतरण हो सकता है, ठीक है, सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य और ये सभी। तो यहाँ पे है आपका चारों ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी सकारात्मक भी होती है, नकारात्मक भी होती है और शून्य भी होती है, ठीक है। तो ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? ठीक है, कौन सा मत जो है वो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद, गेस्टाल्टवाद। तो यहाँ पे आपका जो है वो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, गेस्टाल्टवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? विलियम जेम्स, स्किनर, एबिंगहॉस, बार्टलेट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, एबिंगहॉस, ठीक है। देखिए एबिंगहॉस ने क्या किया था, इन्होंने कहा था कि निरर्थक शब्दों के प्रयोग से धीरे धीरे सार्थक शब्दों का प्रयोग करना आसान हो जाता है, ठीक है। और इसके अनुरूप जो है इन्होंने इस कथन को बोला था, ठीक है, निरर्थक शब्द का प्रयोग किया था। इसी स्टेटमेंट के दौरान जो है वो निरर्थक शब्द का प्रयोग किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने के नियम दिए हैं पावलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने। तो आपका यहाँ पे जो है वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने जो है वो सीखने का नियम दिया है और इसके अकॉर्डिंग जो है वो 3 नियम दिए गए हैं, ठीक है। थॉर्नडाइक ने जो है वो सीखने का 3 नियम दिया है। पहला तत्परता का नियम, दूसरा प्रभाव का नियम और तीसरा अभ्यास का नियम। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना है व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, ये सभी। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, ठीक है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता, आनुवांशिकता। तो अभिवृद्धि यहाँ पे जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको जो है वो ग्रोथ भी कहा जाता है, ठीक है, GROWTH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया गया है, ठीक है। चिंतन संज्ञात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया गया है डीवी द्वारा, गिलफर्ड द्वारा, क्रूज द्वारा, रॉस द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, रॉस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक बच्चा जो है वो एक स्पेशल होता है, मतलब विशिष्ट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा और एक चीज़ आपको याद रखना है कि पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के आधार पर हम मानते हैं कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है, ठीक है। इस स्टेटमेंट को जो है वो किसके द्वारा माना जाता है? पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के आधार पर हम मानते हैं कि प्रत्येक बच्चा जो है वो विशिष्ट होता है, अद्वितीय होता है और उसका स्वभाव और अधिगम यानी कि सीखने की जो शैली होती है वो थोड़ा अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, ठीक है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया, विद्यालय। तो आपका यहाँ पे बालक जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? बालक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बालक क्यों है? क्योंकि इसके अंतर्गत बालक में हो रहे शारीरिक परिवर्तन एवं व्यवहारिक परिवर्तन का अध्ययन एवं परीक्षण किया जाता है। किसमें? बाल मनोविज्ञान में। ठीक है, बाल मनोविज्ञान में क्या होता है कि बालक में हो रहे शारीरिक परिवर्तन एवं व्यवहारिक परिवर्तन का अध्ययन और परीक्षण किया जाता है, इसीलिए इसको जो है वो केंद्र बिंदु माना जाता है। अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं शीघ्र पुनःस्मरण, स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा, ये सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अच्छी स्मृति, अच्छी मेमोरी का जो है वो प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्रोध और भय, स्नेह और प्रेम, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। उपरोक्त में से यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक ही था, कोई नहीं, ठीक था। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में आपको जो है वो करेक्ट करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। देखिए संवेग के अंतर्गत जो है वो आपका क्रोध भी आता है, भय भी आता है, स्नेह भी आता है, प्रेम भी आता है। लेकिन यहाँ पे जो दे रखा है ऑप्शन सी में, ठीक है, उत्तेजना या भाव में, तो इस भाव के अंतर्गत जो है वो आपका क्रोध, भय, स्नेह, प्रेम ये सब कुछ आ गया। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है वो एक्यूरेट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौशल सीखने की पहली अवस्था है यथार्थ, कल्पनाशीलता, समन्वय, अनुकरण। तो यहाँ पे जो है वो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कि अनुकरण हो जाएगा। कौशल सीखने का पहला चरण जो है वो अनुकरण कहा जाता है। अब देखिए उसके बाद जो है वो ये हुआ पहला चरण। दूसरा चरण की बात करें तो कल्पना, तीसरा चरण में समन्वय और चौथा चरण में वास्तविकता। तो ये 4 चरण आपको याद रखनी है। ठीक है, कौशल सीखने की 4 चरण होती है। पहला चरण अनुकरण, दूसरा चरण कल्पना, उसके बाद समन्वय और उसके बाद वास्तविकता। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया थॉर्नडाइक, गिलफर्ड, स्पीयरमैन, बीने साइमन। तो यहाँ पे जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा बीने साइमन। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मानसिक आयु कहने का मतलब मेंटल एज। देखिए मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो आपका ऑप्शन डी बीने साइमन ने किया है। मेंटल एज का प्रयोग जो है वो किस लिए किया जाता है? बुद्धि मापने में किया जाता है। ठीक है, बुद्धि मापने के लिए मेंटल एज का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि शिशुआवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, ये सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए शिशुआवस्था जो होता है वो आपका 0 से 6 वर्ष तक की अवस्था को शिशुआवस्था कहते हैं। इस अवस्था में शिशु को मॉन्टेसरी शिक्षण विधि, किंडरगार्टन शिक्षण विधि तथा खेल विधि से शिक्षा दी जाती है। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करें तो वर्तमान में जो प्लेग्राउंड, ठीक है, या फिर प्ले स्कूल में जो शिक्षा दी जा रही है, ठीक है, तो वे सब जो है इनके अंतर्गत आती है, उत्तम शिक्षण विधि है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, उपरोक्त सभी पर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बाल विकास में उपरोक्त सभी पर यानी कि इन तीनों पर जो है वो काम होता है। ओके, तो देखिए मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक जो है वो उनमें होने वाले मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को बाल विकास कहा जाता है। बाल विकास किसे कहते हैं ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उनमें होने वाले मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को जो है वो बाल विकास कहा जाता है। इसके अंतर्गत बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास आदि का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका जो है वो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी पर। बाल विकास क्या होता है इसके बारे में मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है। यहाँ पे इंग्लिश जो है वो इसका रॉन्ग दे रखा है, तो आपको हिंदी में समझना है। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है किसका सिद्धांत है ये आपको बताना है। ठीक है, इसको जो है वो इंग्लिश में सर्वाइवल ऑफ
फिटेस्ट कहा जाता है। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, इंग्लिश यहाँ पे जो है वो आपका मिसप्रिंट किया हुआ था। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा डार्विन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है सामान्य बुद्धि का, अभिवृद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिक्षमता का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य बुद्धि का। बीने साइमन परीक्षण द्वारा जो है वो आपका सामान्य बुद्धि का परीक्षण किया जाता है या फिर मापन जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, ये सभी। तो देखिए यहाँ पे जो है वो आपका ये तीनों जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। शिशुअवस्था, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था में होने वाले संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक जो है वो होते हैं। इसके अंतर्गत आपका शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो वंशानुक्रम, पारिवारिक वातावरण, विद्यालय योग्यता, ठीक है, अभिभावकों का दृष्टिकोण, ये सब भी जो है वो कारक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत जो है वो ये सभी भी आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है हरलॉक का, टिपिनन का, मैकडूगल का, रास का। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कथन वाले टाइप के जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन सा कथन किस मनोवैज्ञानिक या फिर विद्वान के द्वारा दिया गया है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है कि सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है कौशल अर्जन, ज्ञानार्जन, व्यवहार में परिमार्जन, व्यक्तिक समायोजन। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यवहार में परिमार्जन। देखिए व्यवहार में परिमार्जन, इसके वजह से क्या होता है कि बालक जो है वो परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को एडजस्ट करने का स्किल विकसित कर लेता है। ठीक है, कंडीशंस के अकॉर्डिंग, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो है वो बच्चा या फिर बालक जो है वो क्या करता है, स्वयं को एडजस्ट करने का स्किल, कौशल जो है वो सीख जाता है। तो यहाँ पे आपका जो है वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाणी दोष नहीं है। ठीक है, वाणी दोष। अब देखिए वाणी दोष किसे कहते हैं, तो देखिए अपनी बातें या फिर विचारों को जो है वो दूसरों के समक्ष, ठीक है, स्पष्ट रूप से ना कह पाना वाणी दोष कहलाता है। अगर आप किसी से कुछ कहना चाह रहे हो और उसको स्पष्ट रूप से नहीं कह पा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो उसको वाणी दोष कहा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो हकलाना, तुतलाना, ये सब जो है वो आपका वाणी दोष के अंतर्गत आता है। तो चारों ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना है। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि वाणी दोष नहीं है। ठीक है, नहीं है तो यहाँ पे धीमी या तेज गति से बोलना, ठीक है, ये वाणी दोष के अंतर्गत नहीं आता। बाकी हकलाना और तुतलाना ये भी वाणी दोष के अंतर्गत आता है। तीव्र अस्पष्ट वाणी ये भी उसी के अंतर्गत आता है। और ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, ये सब जो है वो वाणी दोष के उदाहरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। देखिए मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, मूल्यों से यहाँ क्या मतलब है। ठीक है, मूल्यों से तात्पर्य है कि मानव जीवन का वह सकारात्मक गुण, ठीक है, मानव जीवन का वह सकारात्मक गुण, अच्छा गुण जो केवल स्वयं को नहीं अपितु समाज में रहने वाले अन्य लोगों को भी प्रभावित करता है, तो उसको जो है हम लोग मूल्यों का नाम देते हैं। ठीक है, मानव जीवन के वह सकारात्मक गुण जो केवल स्वयं को नहीं अपितु समाज में रहने वाले अन्य लोगों को भी प्रभावित करता है, उसको मूल्यों से हम लोग जो है वो यहाँ पे उसके लिए एक शब्द है मूल्यों। ओके, तो जैसे कि बात करें नैतिकता, संस्कृति, सत्यनिष्ठा, ये सब जो है वो आपका मूल्यों के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि 55 का मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केन, प्राक्रेन,
धनार्जन का मूल्य, ठीक है, एनक्रेन टाक्रेन धनार्जन का मूल्य। क्वेश्चन नंबर 56 है कि व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा संगठन का स्वरूप जो है वो मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, सामाजिक निर्भर। तो आत्म केंद्रित व्यक्ति जो है वो आपका अंतर्मुखी होता है, ऑप्शन ए यहाँ पे जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए जर्मन वैज्ञानिक एक थे युंग, ठीक है, जिसको हिंदी में कहीं कहीं आपको जुंग भी लिखा मिल जाएगा। तो जर्मन वैज्ञानिक एक युंग थे। इन्होंने जो है वो सामाजिक अंतर्क्रिया को जो है वो सामाजिक अंतर्क्रिया के दृष्टिकोण से जो है वो व्यक्तियों को 3 भागों में बांटा है। ओके, एक जर्मन के वैज्ञानिक युंग थे जिन्होंने जो है वो सामाजिक अंतर्क्रिया के दृष्टि से व्यक्तियों को 3 भागों में बांटा है, एक अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी और तीसरा उभयमुखी। ठीक है, यहाँ पे अभय लिखा गया है लेकिन उभयमुखी में बांटा है। इंग्लिश में बोले तो एक इंट्रोवर्ट, दूसरा एक्सट्रोवर्ट और तीसरा एम्बीवर्ट। ठीक है, तो लेकिन क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आत्मकेंद्रित व्यक्ति क्या होता है, अंतर्मुखी। अब अंतर्मुखी व्यक्ति क्या होता है, तो ऐसे व्यक्ति जो संकोची, लज्जाशील, एकांत प्रिय या फिर मितभाषी, जो फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, जिसको हम लोग भविष्य केंद्रित कहते हैं, या फिर शांत, आत्मकेंद्रित। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है वो हम लोग अंतर्मुखी यानी कि इंट्रोवर्ट व्यक्ति कहा जाता है। ओके, तो आत्मकेंद्रित वाले व्यक्ति को हम लोग अंतर्मुखी के अंतर्गत रखते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, बहिर्मुखी, कलात्मक, धार्मिक व्यक्तित्व। ठीक है, तो चारों में से आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहिर्मुखी व्यक्तित्व। तो हमने एक अंतर्मुखी के बारे में पिछले क्वेश्चन में बात किया। ठीक है, तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व किसे कहते हैं कि वैसा व्यक्तित्व जिसके अंदर जो है वो आपका व्यवहार कुशल, चिंता मुक्त, सामाजिक आशावादी, व्यवहारिक, अच्छे वक्ता, साहसिक, आक्रामक, लोकप्रिय, ये सब जो है वो गुण पाया जाता हो, उससे हम लोग बहिर्मुखी व्यक्तित्व कहते हैं। ठीक है, कुशल व्यवहार एक हो गया, दूसरा जो चिंता से मुक्त हो, तीसरा जो सामाजिक टाइप का हो, चौथा जो आशावादी हो, पांचवा जो व्यवहारिक हो, छठा जो अच्छा वक्ता हो यानी कि अच्छे से बोलता हो, सातवां जो साहसिक हो, आठवां आक्रामक हो। तो बहुत सारे गुण जो हैं वो आपके बहिर्मुखी व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे जो है वो आपका राइट आंसर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आप उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, स्वयं परामर्श दाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे जो है वो आपका उचित आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर अतिरिक्त का सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, अतिरिक्त का सिद्धांत। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है प्रेरणा, संवेदना, सीखना, प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे जो है वो आपका प्रेरणा यानी कि मोटिव्स राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्मृति कम करने का उपाय है। विस्मृति मतलब कि एक तरह से समझिए कोई चीज़ आप याद करके भूल जाते हो। ठीक है, भुलक्कड़पन जो होता है एक तरह का। ठीक है, विस्मृति कम करने का, तो भूलने का जो गुण होता है उस चीज़ को कम करने का उपाय है सीखने में कमी, सीखने के त्रुटिपूर्ण विरोध, त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो पाठ की पुनरावृत्ति, अगर इस चीज़ को आप लोग बार बार रिवीजन करोगे तो विस्मृति यानी कि भूलने वाले आदत को जो है वो कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोध व भय प्रकार है अभिप्रेरणा का, संवेग का, परिकल्पना का, मूल प्रवृत्ति का। तो आपका यहाँ पे संवेग जो है वो राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे व्यक्ति के बाध्य व्यवहार की नकल है। ठीक है, दूसरे व्यक्ति के बाध्य व्यवहार की नकल है सीखना, अनुकरण करना, कल्पना, चिंतन। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि अनुकरण करना। ठीक है, दूसरे व्यक्ति के बाध्य व्यवहार की नकल करना, अनुकरण करना यहाँ पे जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि पूर्ण ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं नकारात्मक प्रशिक्षण हस्तांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, प्रशिक्षण स्थानांतरण, सीखना। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं कल्पना, स्मृति, विस्मृति, ध्यान। तो इस चीज़ के बारे में मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन में बात किया था। ठीक है, विस्मृति यानी कि भूलने का एक गुण या फिर नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रमन के अनुसार 90-100 बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है। ठीक है, जिसका बुद्धिलब्धि यानी कि IQ जो है वो 90 से 100 के बीच रहता है, तो उसको जो है वो टर्मन के अनुसार क्या माना जाता है, मंद बुद्धि। टर्मन कौन है, यहाँ पे एक मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, एक समझ लीजिए विद्वान है। मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, क्षीण बुद्धि। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सामान्य बुद्धि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। बुद्धि की प्रकृति, अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, मूल्यों का विकास, किशोरावस्था का विकास। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, किशोरावस्था का विकास। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंस। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था। कमेनियस, हॉल, हॉलिंगवर्थ, फ्राइड। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर फ्राइड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को जो है वो किसने महत्व दिया था, फ्राइड ने। कौन थे, एक मनोवैज्ञानिक या फिर विद्वान कह लीजिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका आखिरी क्वेश्चन, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था। डब्ल्यूट सिगमंड। ठीक है, सिगमंड कह सकते हैं, पावलाव, वाटसन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि डब्ल्यूट जो है वो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का 40 क्वेश्चन को सॉल्व किया, और ये सब क्वेश्चन जो है वो आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है, जो कि मेमोरी बास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, शिवांगन पब्लिकेशन बुक का। ठीक है, शिवांगन पब्लिकेशन बुक में जो PYQ दे रखा था 2019 में जो क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किया। तो आई होप कि आपको जो है वो क्लास पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।